हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक फेमस नॉवल आई शैल सील द हेवंस के बारे में। ये कहानी मेंग हाओ नाम के लड़के की है, जो एक छोटे स्कॉलर से लेकर एक पावरफुल कल्टिवेटर बैंटर है। मैं इस पूरे नॉवल को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी अमेजिंग कहानी का सफर। और हाँ, अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशंस पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अध्याय 6, तांबे के दर्पण का आनंद। बड़ी बहन जू रिलायंस संप्रदाय में काफी प्रसिद्ध थी। वास्तव में आप कह सकते हैं कि हर कोई उन्हें जानता था, क्योंकि अब तक रिलायंस इन संप्रदाय के केवल 2 शिष्य थे। एल्डर सिस्टर जू के अलावा एकमात्र अन्य शिष्य वह व्यक्ति था जो वर्तमान में शांगुआन शियू के बगल में खड़ा था। एल्डर सिस्टर जू ने उसे अपनी अमर गुफा उधार दी, जिससे सभी पर भय का प्रभाव पड़ा, जिससे मेंग हाउ स्पिरिट स्टोन और स्पिरिट कंडेंसेशन की गोलियों के साथ चौक से बाहर निकल गया। जब वह जा रहा था तो सभी उसे देख रहे थे। जैसे जैसे वह दूर चला गया, उसकी पीठ पसीने से भीग गई। उसने अपने पीछे अदृश्य ब्लेड की तरह चमकती हुई चमक महसूस की। जैसे जैसे वह तेजी से दूर चला गया, वे धीरे धीरे गायब हो गईं। 3 अगरबत्तियों को जलने में जितना समय लगता है, मेंग हाउ बिना रुके चलता रहा। वह बाहरी संप्रदाय में अपने कमरे में वापस नहीं लौटा, बल्कि एल्डर सिस्टर जू द्वारा दी गई सफेद जेड पर्ची का अनुसरण करते हुए दक्षिणी पर्वत की ओर चला गया। पहाड़ की तलहटी में उसने अमर की गुफा का पता लगाया। गुफा के बाहर पहाड़ के सामने 2 बड़े पत्थर के स्लैब खड़े थे। हर जगह हरी शाखाओं और लताओं से ढका हुआ था। ये पूरी तरह से एक असामान्य जगह लग रही थी, जो मेंग हाउ के पिछले 2 घरों से बहुत अलग थी। यहाँ का वातावरण शांतिपूर्ण और हरा भरा था। कुछ ही दूरी पर एक पहाड़ी झरना बह रहा था और हवा गर्मी को दूर ले जाकर उसकी जगह ठंडी ताजी हवा ले आई। मेंग हाउ अमर गुफा के मुहाने के सामने खड़ा था, पूरी तरह से संतुष्ट दिख रहा था। अब उसे वास्तव में समझ में आ गया था कि ऐसी गुफा कितनी कीमती हो सकती है, स्पष्ट रूप से किसी भी अन्य निवास स्थान से कहीं ज्यादा। कोई आश्चर्य नहीं कि जब एल्डर सिस्टर जू ने उसे यह गुफा उधार दी थी, तो सभी बाहरी संप्रदाय के शिष्य इतने ईर्ष्यालु दिख रहे थे। यह अमर लोगों के लिए एक जगह है, मेंग हाउ ने कहा। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और सफेद जैड की पर्ची गुफा के हरे पत्थर के दरवाजे की ओर उड़ गई। ये सतह पर थपथपाई और दरवाजा धीरे धीरे खुलने पर हवा में भिनभिनाने की आवाज भर गई। अमर गुफा बहुत बड़ी नहीं थी और उसमें केवल 2 कमरे थे। एक कमरा साधना के अभ्यास के लिए था, दूसरा पत्थर के दरवाजे से बंद था। मेंग हाउ अंदर गया और हरे पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे उसके पीछे बंद हो गया। जब ये बंद हुआ तो सफेद जेड पर्ची उड़कर मेंग हाउ के हाथ में आ गई। उसके बाद खुरदरी पत्थर की छत से एक हल्की चमक निकलने लगी। जितना ज्यादा वह इधर उधर देखता, उतना ही ज्यादा संतुष्ट महसूस करता। आखिरकार उसकी नजर बंद पत्थर के दरवाजे पर पड़ी। खुद से बुदबुदाते हुए उसने जेड स्लिप को उस पर रख दिया और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। उस पल अचानक से आध्यात्मिक ऊर्जा की एक मोटी गंध बाहर आ गई। मेंग हाउ ने पत्थर के कमरे में देखा, उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। सिस्टर जू की अमर गुफा, यह उपहार बहुत ही मूल्यवान है। उसे अपना संयम वापस पाने में कुछ समय लगा। वह पत्थर के कमरे में एकटक देखता रहा, कुछ ऐसा जो झरने के मुंह जैसा लग रहा था। उसमें से शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा निकल रही थी, जो हवा में लहराते हुए बहुरंगी और चमक रही थी। कौन जानता था कि यह पत्थर के कमरे में कब से जमा हो रही थी। जैसे ही दरवाजा खुला, यह बाहर निकलने लगी। इसकी सुगंध नाक और मुंह में मीठी सी लग रही थी। इसकी एक हल्की सी खुशबू भी आपको ऊर्जा से भर देगी। तो यह एक आत्मा का झरना है, मेंग हाउ ने बड़बड़ाया। ये कुछ और था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन क्यूई कंडेंसेशन मैनुअल में इसके बारे में पढ़ा था। दुनिया में कुछ झरने आत्मा के झरने थे, जिनमें पानी नहीं था। इसके बजाय वे आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ बहते थे। बहुत सारे मौजूद नहीं थे और अधिकांश पर साधकों का कब्जा था, ये देखते हुए कि उनसे निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा कितनी कीमती थी। आत्मा का झरना अपेक्षाकृत छोटा था। जब इसकी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर आ गई, तो यह बाहर से थोड़ी ही मोटी थी। क्यूई संघनन के तीसरे स्तर से ऊपर के किसी भी व्यक्ति के लिए यह बहुत मददगार नहीं होगा। तीसरे स्तर के बाद आवश्यक आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत अधिक थी, इसलिए यह केवल मध्यम रूप से उपयोगी था। इसके बावजूद, जहां तक मेंग हाउ का सवाल है, यह उपहार अतुलनीय रूप से मूल्यवान था, यहां तक कि ड्राई स्पिरिट की गोली से भी ज्यादा। इस खोज के साथ मेंग हाउ खुशी से पागल हो गया। बिना कुछ सोचे समझे वह क्रॉस लेग करके बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और सांस लेने का अभ्यास शुरू कर दिया। कुछ घंटों के बाद यहां जमा हुई आध्यात्मिक ऊर्जा का बड़ा हिस्सा खत्म हो गया। मेंग हाउ ने अपनी आंखें खोली और वे चमक उठी। यहाँ ध्यान के ये कुछ घंटे बाहर की साधना के 1 महीने के बराबर थे। आध्यात्मिक ऊर्जा के इस संचय को बनने में काफी समय लगा और शायद फिर ऐसा न हो। फिर भी यहाँ साधना का अभ्यास करके मैं ऐसी गति प्राप्त कर पाऊंगा जो बाहरी दुनिया में असंभव है। उसने आह भरी। चारों ओर देखते हुए उसने देखा कि दीवारें अजीब चिन्हों से ढकी हुई थी, जिन्हें वह समझ नहीं पाया। इन चिन्हों के कारण आत्मा का झरना इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा जमा कर सकता है। एल्डर सिस्टर जू ने ऊर्जा जमा करने के लिए इस विधि का इस्तेमाल किया होगा और फिर एक ही बार में उसे नष्ट कर दिया होगा। मेंग हाउ ने एक और पल सोचा, फिर उसे प्रेरणा मिली। वह फिर से बैठ गया और सांस लेने के व्यायाम करने लगा। रात जल्दी बीत गई और अगली सुबह जैसे ही सूरज उगा, मेंग हाउ ने अपनी आंखें खोली। पत्थर के कमरे में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम थी, लेकिन आत्मा का झरना अभी भी वहां था। कुछ समय बीतने के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा निश्चित रूप से फिर से बन जाएगी। मेंग हाउ को अपने साधना स्तर को समझने में कुछ समय लगा। ऐसा लग रहा था कि उसने लगभग 2 महीने के बराबर की उन्नति कर ली है। अगर मैं इस तरह से कुछ और बार साधना का अभ्यास कर सकता हूं, तो मैं क्यूई कंडेंसेशन के पहले स्तर को पार करने और दूसरे में प्रवेश करने में सक्षम हो सकता हूं। उसने उत्साहित होकर सांस ली।
वह पहले स्तर को पार करना चाहता था क्योंकि क्यूई कंडेंसेशन के दूसरे स्तर तक पहुंचने पर ही कोई क्यूई कंडेंसेशन मैनुअल में पहला अमर कौशल अनलॉक कर सकता था। अमर कौशल के बारे में सोचते हुए मेंग हाओ पत्थर के कमरे से बाहर निकल गया, पत्थर के दरवाजे को बंद कर दिया जैसे कि वह किसी प्रकार का गहना या खजाना हो। उसने एल्डर सिस्टर जू की विधि का उपयोग करने का फैसला किया। वह आत्मा के झरने के बगल में पहरा नहीं देगा। वह बस कुछ समय बीतने का इंतजार करेगा, फिर आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा करने के लिए वापस आएगा। अमर गुफा में बैठे हुए मेंग हाओ ने अपना पेट सहलाया। पिछले दिनों के बारे में सोचते हुए और अपने पतले पेट को देखते हुए उसे एहसास हुआ कि उसने हाल ही में कोई जंगली जानवर नहीं खाया है, जंगली फल भी नहीं। बाहरी संप्रदाय का अनुयायी बनने के बाद उसने खुद से सोचा, वह उतना नहीं खा रहा है जितना वह नौकर रहते समय खाता था। जब तक आपके पास पर्याप्त मात्रा में स्पिरिट स्टोन है, आप उन्हें संप्रदाय की गोली साधना कार्यशाला में ले जा सकते हैं और उन्हें उपवास की गोलियों या भूख नियंत्रण की गोलियों के बदले में ले जा सकते हैं। ऐसा कहा जाता था कि ऐसी गोली की एक बूंद कई दिनों तक भूख को रोक सकती है। उनके बिना लोगों को भोजन खोजने की चिंता में समय बिताना पड़ता। कुछ देर सोचने के बाद मेंग हाओ ने बाहर जाने का फैसला किया। ताजी हवा उसके आसपास के जंगल में बह रही थी। चलते चलते उसने अपने बैग से तांबे का दर्पण निकाला, जैसा कि उसका रिवाज बन गया था। अब तक उसे पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि ट्रेजर पवेलियन ब्रदर ने उसे धोखा दिया है। इस आईने में कुछ भी असामान्य नहीं था। आधे महीने से ज्यादा समय तक अध्ययन करने के बाद भी उसे इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। दुख की बात है कि मेरे बैग में सिर्फ आधा स्पिरिट स्टोन बचा है। मुझे लगता है कि मुझे इसे बदलने के लिए उसे रिश्वत देनी होगी। उसने थोड़ा निराश होकर स्पिरिट स्टोन निकालने के लिए बैग में हाथ डाला। वह अचानक वहीं जम गया, अपना सिर ऊपर उठाया और देखा कि जंगल में दूर से एक रंग की चमक आ रही है। ये बहुत तेज नहीं चल रही थी। मेंग हाओ की आंखें चमक उठीं। पिछले कुछ महीनों में जंगली मुर्गियां पकड़ने के अपने अनुभव के आधार पर वह ठीक ठीक जानता था कि यह क्या है। जंगली मुर्गी। तांबे के दर्पण और स्पिरिट स्टोन को वापस बैग में डालने के बारे में सोचने का समय दिए बिना उसने उन्हें जेब में डाल लिया और आगे की ओर छलांग लगा दी। जब से उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रकट हुई थी, मेंग हाओ को एहसास हुआ कि वह पहले से कहीं ज्यादा फुर्तीला था। अभी भी कुछ कमजोर होने के बावजूद वह अब विस्फोटक शक्ति के साथ आगे बढ़ सकता था। खास तौर पर आजकल क्यूई कंडेंसेशन के पहले स्तर पर पहुंचने के बाद उसने जो छलांग लगाई थी, उसने उसे बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। लगभग 10 सांसों के अंतराल में वह घबराए हुए जंगली मुर्गे को पकड़ने में सक्षम था। उसने उसे दोनों पंखों से जकड़ लिया ताकि वह इधर उधर न हिल सके। मुझे आश्चर्य है कि बूढ़ा फैटी हाल ही में कितना अच्छा कर रहा है, उसने मोटे किशोर के बारे में सोचते हुए कहा जब उसने चिकन उठाया। शायद वह उसे खोजने जाए और जंगली जानवर का भोजन साझा करे। जैसे ही वह मुड़ा, उसने अचानक महसूस किया कि उसके लबादे के अंदर कुछ गर्म हो रहा है। कुछ ही क्षणों बाद उसके हाथ में पहले से शांत मुर्गी ने बेतहाशा संघर्ष करना शुरू कर दिया और दयनीय चीखने की आवाजें निकालने लगी। वह इतनी ऊर्जा के साथ इधर उधर घूम रही थी कि मेंग हाओ उसे पकड़ नहीं पा रहा था। जंगली मुर्गी और भी ज्यादा जोर से संघर्ष कर रही थी और बेमिसाल तीखी आवाज में चिल्ला रही थी। फिर उसके पिछवाड़े से एक चटकने की आवाज सुनाई दी, जो अचानक फट गई, जिससे खून और लहू चारों तरफ उड़ने लगा। सब कुछ अचानक हुआ। मेंग हाओ वहीं मुंह बाए खड़ा रहा। पहाड़ पर आने के बाद से ही उसने कई जंगली मुर्गियां पकड़ी थीं, लेकिन ऐसा कुछ उसने पहली बार देखा था। वह हैरान होकर नीचे मरा हुआ मुर्गा और उसका फटा हुआ पिछला हिस्सा देखने लगा। फिर उसने चारों ओर देखा। सब कुछ शांत और स्थिर था। एक परछाई भी नहीं हिली। अभी क्या हुआ? मेंग हाओ कांप उठा। जंगली मुर्गे की मौत बहुत ही दुखद थी। उसे बहुत दर्द हुआ होगा क्योंकि उसका पिछला हिस्सा फट गया था। मेंग हाओ ने गहरी सांस ली और अपनी बेचैनी को दबा लिया। जंगली मुर्गे की मौत बहुत ही अजीब और भयानक थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पीठ पर ठंडी हवा चल रही हो। कुछ ठीक नहीं है, मेंग हाओ ने कहा। उसने मरे हुए मुर्गे को फेंक दिया और फिर दर्पण और स्पिरिट स्टोन को बाहर निकाला। उसे याद आया कि मुर्गे के साथ अजीबोगरीब घटना घटने से ठीक पहले उसके लबादे में कुछ गर्म होने लगा था। क्या यह आत्मा का पत्थर हो सकता है? फिर उसकी नजर तांबे के दर्पण पर पड़ी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी आंखों में एक शक्तिशाली चमक चमक उठी। मुझे मत बताओ। आईना पकड़े हुए हाथ कांपने लगा। उसके पास मोटे किशोर के साथ खाने जाने का समय नहीं था। आईना पकड़कर वह जंगल में जितनी जल्दी हो सके भाग गया, किसी दूसरे जंगली जानवर को खोजने की कोशिश में। उसे यह जानना था कि जंगली मुर्गे का हत्यारा वास्तव में आईना था या नहीं। उसे बहुत देर तक भागना नहीं पड़ा कि एक जंगली हिरन उसके सामने आ गया। वह वहीं खड़ा उसे बेवकूफी से देख रहा था, फिर गुस्से से। मेंग हाओ ने तुरंत उस पर शीशा चमकाया। हिरन का हाव भाव तुरंत बदल गया। वह भागने के लिए उछला, दयनीय तरीके से चिल्लाया, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जिसने भी सुना, वह केवल कल्पना कर सकता था कि वह प्राणी कितना दुखी होगा। मेंग हाओ ने जानवर के पिछले हिस्से को साफ देखा, क्योंकि वह हवा में उछल रहा था। इससे पहले कि वह जमीन पर गिर पाता, उसका पिछला हिस्सा जोर से फट गया। गिरते समय उसका शरीर हिल रहा था। मृत हिरन को देखते हुए, फिर दर्पण की ओर देखते हुए, मेंग हाओ के चेहरे पर उत्साह की अभूतपूर्व झलक दिखाई दी। क्या खजाना है! एक असली खजाना! ये बहुत अजीब है। एक खजाना जो जंगली जानवरों की पीठ को विस्फोट कर देता है। भले ही उसे यह पूरी तरह से समझ में नहीं आया, फिर भी वह बहुत उत्साहित था। खजाने ने ऐसा क्यों किया, इसकी परवाह किए बिना उसे कुछ और जानवरों पर इसका परीक्षण करने की तीव्र इच्छा थी। अध्याय 7, मुझे आत्मिक पत्थरों की आवश्यकता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसका उत्साह बढ़ता गया। जिस सड़क पर वह चल रहा था वह खून और लहू से भरी हुई थी। दर्जनों जंगली जानवरों का खून और लथपथ शरीर, जिनके पिछले हिस्से हिंसक रूप से फट गए थे।
धमाका। उसके सामने एक और रोएदार जानवर तीखी आवाज में चिल्लाया, जब एक अदृश्य हमले ने उसके पिछले हिस्से पर 3 बार प्रहार किया, जब तक कि वह फट नहीं गया, जिससे खून की धुंध हवा में फैल गई। धमाका। एक विशालकाय कोंडोर, जो अभी जमीन पर उतरा भी नहीं था, बुरी तरह चीखा, मानो उसे कोई बुरा सपना आ रहा हो। फिर उसका पिछला हिस्सा फट गया। धमाका धमाका। यह एक भयंकर मानव आकार का बाघ था जो मेंग हाओ पर झपटने वाला था। हवा में ही उसने एक भयानक दहाड़ लगाई जो एक भयानक चीख में बदल गई, जिसके बाद उसका पिछला हिस्सा फट गया, जिससे हर जगह खून और लहू की बौछार हो गई। शायद इसलिए क्योंकि उसके पास बहुत सारे बाल थे, वह वास्तव में लगातार 5 बार फटा। क्या खजाना है, क्या महान खजाना है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, शाम ढल चुकी थी और मेंग हाओ की अभिव्यक्ति इससे ज्यादा उत्साहित नहीं हो सकती थी। उसने तांबे के दर्पण की ओर देखा। पूरे दिन में उसने 100 से ज्यादा जानवरों के पिछले हिस्से उड़ा दिए थे। सौभाग्यवश वह जंगली पहाड़ों के बीच था, अन्यथा खून और लाशों की दुर्गंध बहुत भयानक होती। हालांकि दर्पण पूरी तरह से प्रभावी नहीं है। जब मैंने इसे अजगर और मछली पर आजमाया तो इसने कुछ भी नहीं किया। ऐसा लगता है कि यह शल्क वाले जानवरों पर काम नहीं करता। लेकिन ये फिर भी कमाल का है। उसने इसे कई तरीकों से परखा था और पाया था कि होल्डिंग बैग के अंदर होने पर यह काम नहीं करता। ये तभी काम करता था जब वह इसे पकड़ता था। जब ये जंगली जानवरों के पिछले हिस्से को विस्फोट करने का काम करता था तो उसे एक अजीब उत्साहित भावना भी होती थी। ऐसा भी लग रहा था कि जंग फीकी पड़ने लगी है, जैसे कि यह सालों से छिपा हुआ था और आखिरकार अपने पैर फैलाने में सक्षम हो गया था। शाम ढलते ही मेंग हाओ ने खुद को जंगली पहाड़ों में कुछ दूर पाया। रात की हवा चल रही थी और उसने गहरी उत्साहित सांस ली। वह अमर की गुफा में वापस जाने के लिए तैयार हो रहा था। आखिरकार ये पहाड़ जंगली जानवरों से भरे हुए थे। मेंग हाओ ने यह भी सुना था कि यहाँ साधना करने वाले राक्षसी जानवर रहते हैं। अपने उत्साह के बावजूद वह ये भी जानता था कि यह खतरनाक हो सकता है। वह जंगली जानवरों की तलाश में इस जगह पर आया था, इसलिए उसकी गति धीमी थी। लेकिन वापस लौटते समय वह और भी तेजी से आगे बढ़ सकता था। मेंग हाओ जंगली पहाड़ों के बीच से तेजी से आगे बढ़ा और कुछ ही देर में आसमान में एक चमकीला चांद दिखाई दिया। जल्द ही वह देख सकता था कि उसके और अमर गुफा के बीच केवल 3 पहाड़ थे। अचानक उसने अपने चेहरे पर एक गर्म हवा महसूस की, जिसके साथ तीखी गंध भी थी। वह रुक गया, उसका दिल धड़क रहा था, फिर कुछ कदम पीछे हट गया। गर्जन। जैसे ही वह पीछे हटा, उसके आसपास की हवा एक जोरदार गर्जना के साथ हिल गई और एक बार फिर गर्म हवा और तीखी गंध ने उसे घेर लिया। उसके सामने एक बंदर जैसा प्राणी था जो लगभग एक इंसान के आकार का था। उसकी लाल आंखें क्रूरता बिखेर रही थीं और उसका पूरा शरीर घने शानदार फर से ढका हुआ था। भयंकर जानवर ने मेंग हाओ को खूनी निगाहों से देखा। मेंग हाओ की अभिव्यक्ति बदल गई जब उसने उस प्राणी की ओर देखा। उसका दिमाग घूम गया, मानो वह प्राणी की निगाहों से उड़ जाएगा। वह प्राणी के साधना आधार में उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। क्यूई संघनन का दूसरा स्तर। मेंग हाओ ने एक और कदम पीछे लिया, उसकी अभिव्यक्ति भयभीत थी। यह कोई जंगली जानवर नहीं था, यह एक राक्षसी जानवर था। ये सभी मारे गए जानवरों के खून की बदबू से आकर्षित हुआ होगा। उसके पास सोचने का समय ही नहीं था। लंबे बालों वाला बंदर जैसा राक्षसी जानवर हवा में उछला और फिर अचानक उसका पूरा शरीर आग से भर गया, ऐसी आग जिसने उसके फर को जरा भी नहीं जलाया। वह मेंग हाओ की ओर बढ़ा। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर मेंग हाओ की अभिव्यक्ति बदल गई। उसे यकीन नहीं था कि तांबे का दर्पण राक्षसी जानवर के खिलाफ कारगर होगा या नहीं, लेकिन विचार करने का समय नहीं था। जब वह हवा में उछला तो वह एक तरफ झुका, दर्पण निकाला और राक्षसी जानवर की ओर उसे चमकाया। तभी एक दयनीय चीख हवा में भर गई। हवा में ही राक्षसी जानवर के नितंब से खून का एक गीजर फूट पड़ा। उसका चेहरा डर से मुड़ गया, उसकी आंखें अब क्रूरता से नहीं बल्कि भ्रम से भरी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे जानवर ने अपने पूरे जीवन में कभी इतना दर्दनाक अनुभव नहीं किया था। लेकिन वह पीछे नहीं हटा। कुछ ही क्षणों बाद और अधिक खून बहने लगा। अब उसके चेहरे पर जो उलझन थी वह पूरी तरह से विस्मय में बदल गई। वह अपने सामने खड़े युवक के हाथों में पकड़े दर्पण को देखकर भयभीत हो गया। वह मुड़ा और अपने पिछले हिस्से को अपने पंजों से ढक लिया। आग बुझ गई और वह भागने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह मुट्ठी भर मीटर से ज्यादा दूर जा पाता, उसका पिछला हिस्सा फिर से फट गया। इस बार लगातार 5 धमाके हुए। जब वह लगभग 30 मीटर और भागा तो उसकी चीखें गूंज उठीं। मेंग हाओ ने महसूस किया कि तांबे का दर्पण उत्तेजना से कांप रहा था। एक शक्तिशाली धमाका हुआ जो सीधे राक्षसी जानवर के पिछले हिस्से की ओर जा रहा था। राक्षसी जानवर के शरीर का आधा हिस्सा फटने के साथ ही जंगली पहाड़ों पर एक अजीब चीख गूंज उठी। खून और लहू का एक बादल ऊपर उठा, फिर धीरे धीरे जमीन पर उतर आया। भ्रम की स्थिति उसके चेहरे पर छा गई और उसने कुछ आखिरी सांसें ली, फिर मर गया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था। पूरे समय मेंग हाओ बस मुंह बाए खड़ा रहा। आखिरकार उसने सांस ली, फिर हौंफते हुए शीशे की तरफ देखा। राक्षसी जानवर भी अपने पिछले हिस्से के फटने से बच नहीं सकते। ये दर्पण। अपने उत्साह में मेंग हाओ को और भी अधिक विस्मय महसूस हुआ। उसने इसे दूर रख दिया, फिर राक्षसी जानवर की लाश को देखा। उसका दिल धड़क रहा था। क्यूई कंडेंसेशन मैनुअल में राक्षसी जानवरों का परिचय है। इसमें कहा गया है कि उनके शरीर के अंदर एक राक्षसी कोर है जिसमें आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। मुझे इसे खाने में सक्षम होना चाहिए। वह जल्दी से लाश के पास चला गया। निश्चित रूप से प्राणी के पेट में उसे एक प्राचीन राक्षसी कोर मिला जो लगभग एक नाखून के आकार का था। इसने एक नाजुक सुगंधित सुगंध उत्सर्जित की जिसने उसे बेहद आरामदायक महसूस कराया। राक्षसी कोर को वापस पाने के बाद मेंग हाओ जल्दी से अपने रास्ते पर चल पड़ा। दुर्भाग्य से इन इलाकों में राक्षसी जीव आम नहीं थे।
अमर की गुफा में वापस जाते समय उसे कोई और राक्षस नहीं दिखा। उसे थोड़ी निराशा हुई। जब वह वापस लौटा तब तक रात बहुत हो चुकी थी। वह पैरों को मोड़कर बैठ गया और डेमोनिक कोर और तांबे के दर्पण को देखने लगा। उसकी आंखें चमक रही थीं। मैं सिर्फ डेमोनिक कोर खा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी भी स्पिरिट कंडेंसेशन पिल है जिसे संप्रदाय ने वितरित किया है। मैं पहले उसे लूंगा, फिर डेमोनिक कोर लूंगा। अपने मन को स्थिर करते हुए मेंग हाओ ने डेमोनिक कोर और तांबे के दर्पण को अपने बगल में रख दिया, साथ ही स्पिरिट स्टोन भी। स्पिरिट स्टोन के साथ यह उसे थोड़ी अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की अनुमति देगा। इसके बाद उसने आत्मा संघनन की गोली निकाली और उसे निगल लिया। जैसे ही वह उसके शरीर में प्रवेश किया, आध्यात्मिक ऊर्जा की किस्में धीरे धीरे फैलने लगी। मेंग हाओ ने अपने साधना आधार को घुमाया और औषधीय गोली की शक्ति को जल्दी से अवशोषित कर लिया। जब उसने 1 घंटे बाद अपनी आंखें खोली तो वे चमक उठी। उसने खुद से सोचा कि यह गोली लेना वास्तव में साधना करने से कहीं ज्यादा तेज है। दुर्भाग्य से आत्मा संघनन गोली में पर्याप्त ऊर्जा नहीं थी। हालांकि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। उसकी नजर एक तरफ गई और उसने राक्षसी कोर उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही यह उसके शरीर में प्रवेश किया, आध्यात्मिक ऊर्जा उसके अंदर प्रवाहित हुई जो कि आत्मा साधना गोली से कहीं अधिक थी। ये लगभग इतनी अधिक थी कि इसे ग्रहण करना असंभव था। उसने जल्दी से अपने साधना आधार को घुमाया और उसमें ऊर्जा डाली। उसका शरीर कांपने लगा और उसके रोम छिद्रों से गंदगी के रेशे बाहर निकलने लगे। 8 या 10 घंटे बाद उसका सिर भिनभिनाने लगा और उसे लगा कि उसका शरीर तैरने लगेगा। अब उसके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का एक रेशा भी नहीं था। रेशा एक धारा में मिलकर एक धारा बन गई थी। आध्यात्मिक ऊर्जा एक धारा की तरह है, शरीर नश्वर गंदगी को बाहर निकालता है। मुझे मत बताओ कि यह क्यूई संक्षेपण का दूसरा स्तर है। मेंग हाओ ने अपनी आंखें खोली। वे एक अवर्णनीय अभिव्यक्ति के साथ चमक उठी। उसने अपने शरीर को देखा, फिर अपनी इंद्रियों को अंदर डाला और खुद को ध्यान से जांचने के लिए एक लंबा समय लिया। निश्चित रूप से वह क्यूई संक्षेपण के पहले स्तर को तोड़कर दूसरे में प्रवेश कर चुका था। राक्षसी कोर वास्तव में अविश्वसनीय रूप से प्रभावी हैं। मेंग हाओ की आंखें चमक उठी। वह खड़ा हुआ और अमर गुफा के चारों ओर टहलता रहा, अपने शरीर के माध्यम से प्रवाहित होने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा की धारा का आनंद ले रहा था। वह अविश्वसनीय रूप से खुश था। मैं अब दूसरे स्तर का क्यूई कंडेंसेशन अमर हूँ। बहुत बुरा है कि राक्षसी कोर इतने दुर्लभ हैं, अन्यथा मैं बहुत तेजी से साधना का अभ्यास कर सकता था। और यह सब मेरे कीमती दर्पण की बदौलत है। मेंग हाओ ने दर्पण को देखा। जब उसने देखा तो उसका शरीर अचानक कांप उठा और उसने अनजाने में अपनी आंखें रगड़ लीं। उसने और भी करीब से देखा, उसके चेहरे पर एक अविश्वसनीय भाव भर गया। तांबे का दर्पण पहले की तरह ही पड़ा था, लेकिन उसके ऊपर कोई स्पिरिट स्टोन नहीं था। इसके बजाय एक राक्षसी कोर था। यह मेंग हाओ का दिमाग घूम गया, उलझन से भर गया। उसे लगा जैसे उसने अपना दिमाग खो दिया है। वह चुपचाप तांबे के दर्पण के ऊपर बैठे राक्षसी कोर को देखता रहा और झिझकने लगा। उसने दर्पण पर एक राक्षसी कोर और एक स्पिरिट स्टोन रखा था। उसे अच्छी तरह याद था, लेकिन उसने पहले ही राक्षसी कोर खा लिया था। अचानक उसे यकीन नहीं हुआ। क्या उसने राक्षसी कोर खा लिया था या उसने स्पिरिट स्टोन खा लिया था? मैं स्पिरिट स्टोन नहीं खा सकता था। मेंग हाओ कुछ देर तक मुंह बाय देखता रहा, फिर धीरे से डेमोनिक कोर को उठाया। वह झिझका, फिर उसे अपने मुंह के सामने रखा और सूंघा। गंध से उसे यकीन हो गया, उसने कुछ देर पहले जो खाया था वह निश्चित रूप से डेमोनिक कोर था। क्या हो रहा है? क्या कोई और है? मुझे मत बताओ कि मैं गलत था और राक्षसी जानवर में वास्तव में 2 राक्षसी कोर थे। मेंग हाओ को और भी उलझन महसूस हुई। उसने अपना सिर हिलाया, अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए खुद को मजबूर किया। उसने राक्षसी कोर को देखा, फिर तांबे के दर्पण को। उसका शरीर कांपने लगा और उसकी आंखें अविश्वसनीय चमक से चमक उठी, मानो उसने सोने के 10,000 टुकड़ों को देखा हो। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी क्षण राक्षसी कोर को गिरा देगा। क्या ये हो सकता है? दर्पण ने स्पिरिट स्टोन को अवशोषित कर लिया और दूसरा राक्षसी कोर उत्पन्न कर दिया। उसकी आवाज कांप उठी। उसे शुरू में लगा कि जंगली जानवरों को नष्ट करने की दर्पण की क्षमता काफी शक्तिशाली थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि इसमें और भी अधिक गहन क्षमता होगी। कुछ समय बाद वह थोड़ा ठीक हो गया, हालांकि उसका दिल अभी भी कई तरह के विचारों से भरा हुआ था। अभी उसके पास परीक्षण करने के लिए कोई स्पिरिट स्टोन नहीं था, इसलिए उसका दिल चिंता से भरा हुआ था। वह प्रयोग करने के लिए एक स्पिरिट स्टोन पाने की तीव्र इच्छा से भरा हुआ था। स्पिरिट स्टोन्स, मुझे स्पिरिट स्टोन्स चाहिए। उसकी आंखें एक क्रूर जंगली जानवर की तरह चमक रही थीं। इस समय स्पिरिट स्टोन्स उसकी आंखों में सोने से भी ज्यादा कीमती थे। उनके लिए उसकी इच्छा अधिकारी बनने की उसकी पिछली इच्छा से भी ज्यादा मजबूत थी। आध्यात्मिक पत्थर साधकों के लिए अपरिहार्य हैं, खासकर मेंग हाओ के लिए। जब व्यक्तिगत लाभ और हानि के बारे में चिंता होती है तो व्यक्ति का दिल घबराहट और चिंता से भर जाता है। अब तक मेंग हाओ की आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त करने की इच्छा किसी भी चीज से ज्यादा मजबूत थी जो उसने कभी अनुभव की थी। दुर्भाग्य से रिलायंस संप्रदाय एक छोटा संप्रदाय था। मासिक गोली वितरण दिवस के अलावा, उन्हें दूसरों से लेने के अलावा उन्हें प्राप्त करने का लगभग कोई मौका नहीं था। अगले गोली वितरण दिवस तक 1 महीना बाकी है। मेंग हाओ ने तांबे के दर्पण को देखा और उसकी अभिव्यक्ति क्रूर हो गई। कुछ ही क्षणों बाद क्रूरता गायब हो गई, छिप गई। अभी उसका साधना आधार केवल क्यूई संघनन के दूसरे स्तर पर था। भले ही वह बलपूर्वक कुछ लेना चाहे, वह किसी के लिए भी मुकाबला नहीं कर सकता। युंजी काउंटी में मेरे पास पैसे नहीं थे, मेंग हाओ ने असहाय होकर कहा। अब मैं अमर हूं और मेरे पास अभी भी पैसे नहीं हैं। अपने मन में उसने सोचा कि वह और अधिक स्पिरिट स्टोन कैसे प्राप्त कर सकता है।
अध्याय 8 झाओ वोगांग। बस एक महीना और बचा है, लेकिन उस महीने के दौरान मुझे अपनी साधना के आधार को एक कदम और बढ़ाने के लिए संघर्ष करना होगा। उसने सावधानी से तांबे के दर्पण को वापस बैग में रख दिया। वह जानता था कि वह किसी को भी इसकी क्षमताओं के बारे में नहीं बता सकता। अगर उसने ऐसा किया तो उसके लिए इसे संभाल कर रखना मुश्किल हो जाएगा और इस प्रक्रिया में वह निश्चित रूप से अपनी जान गंवा देगा। उसने खुद को और अपने ऊपर जमी गंदगी को देखा। अपनी उत्तेजना में वह अपनी गंदी हालत के बारे में लगभग भूल ही गया था, लेकिन अब वह काफी हद तक शांत हो चुका था। वह अमर की गुफा से बाहर निकलकर पास की नदी में चला गया और गंदगी और अशुद्धियों को धोया। जब वह वापस लौटा तो आसमान में रोशनी बढ़ रही थी। उसने क्यू कंडेंसेशन मैनुअल निकाला और उसका अध्ययन करना शुरू कर दिया। क्यूई कंडेंसेशन के दूसरे स्तर पर पहुंचने पर कोई अमर कौशल का उपयोग कर सकता है। 5वें स्तर पर पहुंचने पर कोई पवन चालन तकनीक का अध्ययन कर सकता है, जो उड़ान के समान एक अमर कौशल है। मेंग हाओ ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्यूई कंडेंसेशन के 5वें स्तर की पवन चालन तकनीक के बारे में पूरी तरह से प्रत्याशा महसूस करते हुए। उसी क्षण उसने अचानक महसूस किया कि अमर की गुफा के अंदर तापमान तेजी से बढ़ रहा है। फिर उसके दाहिने हाथ पर आग की जीभें दिखाई दी। ये देखते हुए कि वह अभी भी एक नश्वर की तरह सोचता था, ये देखकर उसके दिल और दिमाग में बहुत उत्तेजना हुई, जिसने बदले में आग की लपटों को बुझा दिया। मेंग हाओ ने तुरंत खुद को शांत किया और अपने साधना आधार को घुमाया। दुर्भाग्य से दोपहर तक दर्जनों प्रयासों के बाद भी वह कुछ चिंगारियां पैदा करने के अलावा और कुछ नहीं कर सका, जिसके बाद उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा बिखर गई। इस ज्वाला सर्प कला का उपयोग करना कठिन है, मेंग हाओ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। लेकिन उसका व्यक्तित्व दृढ़ था और वह आसानी से हतोत्साहित नहीं होता, इसलिए उसने फिर से प्रयास करने से पहले कुछ समय तक श्वास अभ्यास का अभ्यास किया। रात हो गई और फिर भोर हो गई। 2 दिनों तक मेंग हाओ ने बार बार कोशिश की, हर बार असफल रहा, जब तक कि वह पूरी तरह से थक नहीं गया। जब आध्यात्मिक ऊर्जा बिखर जाती तो वह सांस लेने के व्यायाम करता और उसकी आंखों में संकल्प और भी मजबूत होता जाता। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं फ्लेम सरपेंट आर्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मेंग हाओ ने अपने दांत पीसते हुए और अपनी हथेली को बैग पर पटकते हुए कहा। कुछ ही पलों बाद उसके हाथ में डेमोनिक कोर दिखाई दिया। वह जानता था कि यदि उसने कोर का उपभोग कर लिया और दर्पण में वास्तव में कुछ अन्य अद्भुत गुण थे, तो बाद में जब उसके पास पर्याप्त मात्रा में स्पिरिट स्टोन्स होंगे तो उसके पास प्रतियां बनाने के लिए मूल की कमी होगी। अच्छा, ऐसे विवरणों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे खराब स्थिति में मैं राक्षसी जानवरों की तलाश में पहाड़ों में वापस चला जाऊंगा। वह एक पल के लिए झिझका, फिर राक्षसी कोर को अपने मुंह में डाला, अपनी आंखें बंद की और सांस लेने के व्यायाम शुरू किए। आध्यात्मिक ऊर्जा उसके अंदर फूट पड़ी, उसके शरीर के हर कोने में भर गई। समय बीतता गया और जल्द ही दोपहर हो गई। मेंग हाओ ने अपनी आंखें खोली और वे चमक उठी। उसका साधना आधार अभी भी दूसरे स्तर पर था, लेकिन निश्चित रूप से बहुत मजबूत था। मुझे लगता है कि 3 या शायद 5 और के साथ मैं क्यूई संघनन के तीसरे स्तर तक पहुंच सकता हूं। उसे कुछ हद तक निराशा हुई, यह महसूस करते हुए कि उसका साधना आधार जितना ऊंचा होगा, प्रगति करना उतना ही कठिन होगा। लेकिन जब उसने तांबे के दर्पण के बारे में सोचा तो उसके दिल में उत्सुकता भर गई। उसने अपना हाथ हवा में उठाया और मुट्ठी बांध ली। जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी उठाई, लपटें दिखाई देने लगी, जो उसके दाहिने हाथ पर जम गईं और एक छोटी सी जलती हुई सांप की शक्ल बन गई जो 1 उंगली जितनी लंबी थी, जिससे एक भयानक गर्मी निकल रही थी। मेंग हाओ ने महसूस किया कि उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत 30% कम हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसकी आंखों में समझ की चमक थी और वह मुस्कुराया। वह अमर की गुफा से बाहर कूद गया और अपना दाहिना हाथ हिलाया। ज्वाला सर्प उड़ गया और पास के एक पेड़ से जा टकराया। एक जोरदार आवाज हुई और पूरा पेड़ आग की लपटों में गिर गया और कुछ ही क्षणों में राख में तब्दील हो गया। मुझे फैटी के सामने ऐसा करने का मौका ढूंढना होगा, तब वह निश्चित रूप से मेरी प्रशंसा करेगा। वह बहुत मुस्कुराया, काफी वीर महसूस कर रहा था। आधे महीने का समय बीत गया, जिसके दौरान मेंग हाओ ने राक्षसी जानवरों के लिए पहाड़ों की खोज की और अपनी ज्वाला सर्प कला का प्रशिक्षण लिया। उसने अपनी सांसारिक पढ़ाई से ज्यादा मेहनत की और जल्द ही वह इसमें काफी निपुण हो गया और इसके इस्तेमाल होने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा को भी कम करने में सक्षम हो गया। लेकिन इसे बनाने में सक्षम होने के लिए अभी भी लगभग 10 सांसों के अंतराल में काफी प्रयास की आवश्यकता थी। वह बाहरी संप्रदाय में भी गया और चुपके से कुछ शिष्यों पर दर्पण का प्रयोग करके देखा। हालांकि कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। कुछ प्रयासों के बाद मेंग हाओ ने निष्कर्ष निकाला कि तांबे का दर्पण केवल अत्यधिक फर वाले प्राणियों पर ही काम करता है। ये थोड़ा अफसोस की बात है, लेकिन दर्पण अभी भी उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था जितना वह कभी सोच सकता था। दुर्भाग्य से आधे महीने के दौरान वह कभी भी किसी राक्षसी जीव से नहीं मिला और उसका साधना आधार ज्यादातर स्थिर हो गया। शुक्र है, हर बार जब वह ज्वाला सर्प कला का अभ्यास करता था तो उसकी साधना का आधार ठीक होने की अवधि के दौरान थोड़ा बढ़ जाता था। हालांकि उसने जंगली पहाड़ों में इस तरह के अभ्यास में शामिल होने की हिम्मत नहीं की। केवल अमर की गुफा में गोली वितरण दिवस तक अभी 10 दिन बाकी हैं। मैं पहाड़ों में और आगे जा रहा हूँ। अपना निर्णय लेने के बाद मेंग हाओ सुबह सुबह ही निकल पड़ा और तेजी से गहरे पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। वह दिन भर आराम नहीं करता था और रात होने तक वह भूल जाता था कि वह कितनी पर्वत श्रृंखलाओं से होकर गुजरा है। अंत में एक काले पहाड़ की तलहटी में वह एक भालू के आकार के राक्षसी जानवर से टकरा गया। युद्ध के दौरान उसने ज्वाला सर्प कला और शक्तिशाली तांबे के दर्पण का इस्तेमाल किया। 5 विस्फोटों की एक श्रृंखला के बाद एक दयनीय गूंजती चीख सुनाई दी, जिसके बाद प्राणी खून से लथपथ होकर मर गया। वह उसका कोर लेकर काले पहाड़ पर आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ दूर आगे 5 राक्षसी जानवर दिखाई दिए, जिनके सिर हाथी के और शरीर बाघ के थे।
वे उसे घूर रहे थे, उनकी आंखें ठंडी थीं। दर्पण की सहायता से वह एक राक्षसी जानवर को आसानी से संभाल सकता था, लेकिन 5 को संभालना बहुत मुश्किल था। वह धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ा, उसका दाहिना हाथ दर्पण को कसकर पकड़े हुए था। अचानक काले पहाड़ को ढंकने वाले पेड़ों से एक जोरदार गर्जना की आवाज आई। यह इतनी तीव्र हो गई कि हवा में एक बहुत बड़ा विस्फोट हो गया। मेंग हाओ के चेहरे के भाव बदल गए और वह बिना किसी धीमेपन के जितनी जल्दी हो सके भाग गया। सौभाग्यवश 5 राक्षसी जानवरों ने उसका पीछा नहीं किया और वह शीघ्र ही पहाड़ों में गायब हो गया। वह चीख वैसी ही थी जैसी अंकल शांगगुआन ने पुकारी थी। ऐसा लगता है कि उस काले पहाड़ में बहुत सारे राक्षसी जानवर हैं, यहाँ तक कि बड़े राक्षसी जानवर भी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसने काले पहाड़ की ओर देखा और उसे और भी यकीन हो गया कि यह कितनी खतरनाक जगह है। 10 दिन जल्दी ही बीत गए। काले पहाड़ को अपनी सीमा बनाकर मेंग हाओ पहाड़ों में घुस गया, लेकिन उसे कोई और राक्षसी जानवर नहीं मिला। उसके बैग में भालू का राक्षसी कोर अधिक से अधिक कीमती लगने लगा, इसलिए उसने उसे नहीं खाया। गोली वितरण का दिन आ गया और घंटियों की आवाज हवा में भर गई। मेंग हाओ अमर गुफा से निकलकर बाहरी संप्रदाय में प्रवेश कर गया। जब वह 1 महीने पहले चला गया था तो उसका साधना आधार क्यूई संघनन का पहला स्तर था और अब ये दूसरा था। हालांकि वह तीसरे स्तर से कुछ दूरी पर था, उसने अनुमान लगाया कि अगर तांबे का दर्पण उतना ही प्रभावी था जितना उसने कल्पना की थी, तो भविष्य में वह छलांग और सीमा से आगे बढ़ेगा। हमेशा की तरह नुकसान उठाने के डर से मेंग हाओ ने गोली वितरण चौक में प्रवेश किया। उसके प्रवेश करते ही कई शिष्यों ने उसे देखा, जाहिर तौर पर उसे पहचान लिया। पिछले महीने की उसकी हरकतों ने बाहरी संप्रदाय को काफी झटका दिया था। हालांकि उसकी साधना का स्तर कम था और 1 महीना बीत चुका था, फिर भी इस मामले पर काफी चर्चा हुई थी। इस बार शांगगुआन शियू ने अध्यक्षता नहीं की, बल्कि एक अन्य मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने की। पिछली बार की तरह उन्होंने एक आत्मा साधना की गोली और आधा आत्मा पत्थर वितरित किया, लेकिन इस बार कोई व्यक्तिगत गोली वितरण नहीं हुआ। जैसे ही गोली और स्पिरिट स्टोन उसके बैग में आ गए और खंभे अंधेरे में बदल गए, मेंग हाओ बिना किसी हिचकिचाहट के जितनी जल्दी हो सके वहां से चला गया। जैसे ही वह चला गया, उसकी नजर चौक पर पड़ी और उसने देखा कि कई साधक साथी शिष्यों को औषधीय गोलियां और स्पिरिट स्टोन लेने से रोक रहे थे। बड़ी बहन जू के आशीर्वाद का असर अभी भी दिख रहा था। उनके जल्दी चले जाने के साथ ही उन्हें सिर्फ कुछ ठंडी निगाहें ही मिली। किसी ने उनसे कुछ भी लेने की कोशिश नहीं की। उसने राहत की सांस ली। उसे अच्छी तरह पता था कि बड़ी बहन जू का नाम सिर्फ कुछ समय के लिए ही उसकी रक्षा कर सकता है। यह महीना तो ठीक था, लेकिन कुछ और महीनों में कोई ना कोई उसके खिलाफ जरूर कदम उठाएगा। जब तक तांबे का दर्पण काम करता है, कुछ महीनों में हम देखेंगे कि कौन किससे छीन रहा है। आंखों में चमक के साथ उसने अपना सिर नीचे किया और थोड़ा तेज चलने लगा। वह बाहरी संप्रदाय से निकलकर तांबे के दर्पण को आजमाने के लिए उत्सुक था और अमर गुफा की ओर तेजी से चल पड़ा। जब गुफा दूर नहीं थी तो वह अचानक रुक गया, उसकी पुतली सिकुड़ गई। एक व्यक्ति अभी अभी जंगल से बाहर आया था। उसने हरे रंग का लबादा पहना हुआ था और उसकी उम्र लगभग 24 या 25 साल लग रही थी। उसके चेहरे पर अहंकार की झलक थी और वह मेंग हाओ को घूर रहा था। उसका साधना आधार किसी साधारण व्यक्ति जैसा नहीं था, ये क्यूई संघनन का तीसरा स्तर था। वह आदमी मेंग हाओ का रास्ता रोकते हुए वहीं खड़ा था। नमस्कार बड़े भाई झाओ, मेंग हाओ ने कहा। कुछ कदम पीछे हटते ही उसके हाव भाव बदल गए। उसने अपना बायां हाथ अपनी पीठ के पीछे ले लिया और हवा में इधर उधर घूमने लगा। उसने इस व्यक्ति को पहले भी देखा था। बाहरी संप्रदाय में लगभग हर कोई बड़े भाई झाओ वुगान को जानता था। वह क्रूर और निर्दयी था और सार्वजनिक क्षेत्र में उसके हाथों कई निम्न स्तर के शिष्य मारे गए थे। वह तीसरे स्तर से ऊपर के शिष्यों को खुश करने वाला व्यक्ति था, लेकिन पहले और दूसरे स्तर पर अपना दबदबा बनाए रखता था। तो तुमने मेरे बारे में सुना है, झाओ वुगांग ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे और परिचय देने की जरूरत नहीं है। अपनी औषधीय गोली और आत्मा पत्थर सौंप दो। दूसरों ने मेंग हाओ को छूने की भी हिम्मत नहीं की, लेकिन झाओ वुगांग ने कई साल पहले संप्रदाय में प्रवेश किया था और जानता था कि चीजें कैसे काम करती हैं। बड़ी बहन जू अक्सर अपने से नीचे के लोगों की जिंदगी को अनदेखा करते हुए खुद को एकांत में रखती थी। बड़े भाई झाओ, क्या आप अपवाद नहीं बना सकते? मेंग हाओ ने कुछ कदम पीछे हटते हुए कहा। मैं बस एक साधारण विद्वान हूँ और मुझे अभी अभी स्पिरिट स्टोन और औषधीय गोली मिली है। क्या आप मुझे उनके साथ थोड़ा समय नहीं दे सकते? इस व्यक्ति का साधना स्तर उसके मुकाबले एक पूरे स्तर से भी ज्यादा था। इसके अलावा उसने पहले कभी किसी से लड़ाई नहीं की थी। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। तुम खुद को विद्वान कहते हो? उसने व्यंग्य किया, फिर जोर से हंसा। मुझे मत बताओ कि तुम यहाँ आने से पहले विद्वान थे। आओ आओ, अपने बड़े भाई के लिए कुछ कविताएं सुनाओ। शायद तुम मेरा मूड ठीक कर दो और मैं तुम्हें पीटकर तुम्हारी टांगें नहीं तोड़ूंगा। बड़े भाई झाओ। मेंग हाओ बहुत घबराया हुआ था और काफी गुस्से में भी, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वह रुका रहा और उस आदमी को समझाने की कोशिश करता रहा। बुद्धिमानों ने कहा, अगर चुप रहो, मैं न केवल तुम्हारी औषधीय गोली और आत्मा पत्थर बल्कि अमर गुफा भी ले लूंगा। अब से हम बाहरी दुनिया में साथी शिष्य हैं, लेकिन गुफा में तुम मेरे सेवक होगे। यदि तुम एक और शब्द भी कहते हो तो मैं तुम्हें मृत्यु जीवन से बेहतर है अभिव्यक्ति का अर्थ समझने में मदद करूंगा। जानलेवा नजरों से घूरते हुए वह मेंग हाओ की ओर चलने लगा। उसका साधना आधार पहले ही तीसरे स्तर तक पहुंच चुका था और उसे बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। इसलिए निश्चित रूप से उसे मेंग हाओ की अमर गुफा पसंद आ गई थी। हालांकि वह अभी भी बड़ी बहन जू से डरता था, इसलिए उसने उसे नौकर के रूप में रखने का विचार बनाया था। कुछ समय बीतने के बाद बड़ी बहन जू निश्चित रूप से अपने नीचे के तुच्छ लोगों को भूल जाएगी और वह मेंग हाओ को मार सकता है।
या अगर वह उसे नहीं मारता तो वह उसे अपंग बना सकता था और उसे कविता सुनाने के लिए मजबूर कर सकता था ताकि ये दिखाया जा सके कि झाओ वुगांग कितना सुंदर था। अमर की गुफा बड़ी बहन जू की है। मैं उसका प्रतिनिधि कैसे बन सकता हूँ? बड़े भाई झाओ, कृपया मेरे लिए चीजें इतनी मुश्किल न बनाएं। उसकी पीठ पीछे मेंग हाओ के दाहिने हाथ में आध्यात्मिक ऊर्जा के धागे जमा हो गए थे। वह जानता था कि वह झाओ वुगांग के बराबर नहीं था, लेकिन अमर की गुफा बहुत महत्वपूर्ण थी और आत्मा पत्थर उससे भी ज्यादा। कोई रास्ता नहीं था कि वह इसे सौंप दे। इसलिए उसका दिल अनिश्चितता और गुस्से से भर गया। उसने बड़ी बहन जू का नाम इस्तेमाल किया। मैं तुम्हें कुछ सम्मान देता हूं और तुम इसे अनदेखा कर देते हो, झाओ वुगांग ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। तुम बस मुसीबत ढूंढ रहे हो। मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा कि जीवन के बजाय मृत्यु को प्राथमिकता देने का क्या मतलब है। उसके चेहरे पर अधीर भाव था। वह मिंग हाओ की ओर दौड़ा, उसके फैले हुए हाथ पंजों की तरह मुड़ रहे थे। मिंग हाओ पूरी तरह से हैरान और भयभीत लग रहा था, जो झाओ वुगांग को पसंद आया। उसे अपने से कमजोर लोगों के चेहरे पर ऐसे भाव देखने में मजा आता था। वह बस कल्पना कर सकता था कि मिंग हाओ उसके सामने जमीन पर गिर पड़ा, कांप रहा था। जब वह खुद पर सबसे ज्यादा गर्व महसूस कर रहा था, ठीक मिंग हाओ के पास पहुंचने से पहले मिंग हाओ का भयभीत भाव गायब हो गया और उसकी जगह कठोरता आ गई। उसने अपनी पीठ के पीछे से अपना दाहिना हाथ बाहर निकाला और एक जलता हुआ उंगली जितना लंबा फ्लेम सर्प झाओ वुगांग की ओर बढ़ा। मिंग हाओ का दिल जोर से धड़क रहा था। वह जानता था कि ज्वाला सर्प कला उसके प्रतिद्वंद्वी को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद थी कि यह कम से कम उसे धीमा कर देगी। वह पकड़े जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अपनी सारी संपत्ति सौंपकर नौकर बनना तो दूर की बात थी। अगर वह कर सकता तो वह तुरंत पहाड़ों में भाग जाता। ज्वाला सर्प कला। झाओ वुगांग की अभिव्यक्ति बदल गई और वह पीछे की ओर हट गया। उसने अपने बैग को थपथपाया और एक छोटी सी सफेद तलवार निकाली, जिसे उसने ज्वाला सर्प की ओर फेंक दिया। एक धमाका हुआ और ज्वाला सर्प गायब हो गया। सफेद तलवार मुड़ी हुई और मुड़ी हुई थी, इसलिए उसने उसे जंगल में फेंक दिया। काफी शर्मिंदा दिखते हुए झाओ वुगांग पीछे की ओर बढ़ता रहा और देखता रहा कि मिंग हाओ पहाड़ों में भाग गया। वह क्रोधित और चकित दोनों था। वह इतनी जल्दी क्यूई कंडेंसेशन के दूसरे स्तर पर पहुंच गया, झाओ वुगांग ने गुस्से से कहा। बड़ी बहन जू की अमर गुफा वास्तव में प्रभावी है। ऐसा लगता है कि मुझे इस आदमी को मारना चाहिए। वह पीछा करते हुए भाग गया। थोड़ी देर तक उसका पीछा करने के बाद उसने पाया कि मिंग हाओ पहाड़ के इस हिस्से से उसे कहीं ज्यादा परिचित था। इसके अलावा वह बहुत तेजी से भाग रहा था। झाओ वुगांग को उसे पकड़ने में परेशानी हो रही थी। तुम छोटे कमीने, झाओ वुगांग ने भयावह आवाज में पुकारा। यहाँ इन पहाड़ों में कोई नहीं है। क्या तुम मरना चाहते हो? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये देखते हुए कि मिंग हाओ कितनी तेजी से भाग रहा था, उसने फैसला किया कि अब अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक का उपयोग करने का समय आ गया है। वह दहाड़ा और उसका शरीर फैल गया। उसके शरीर पर बाल घने और सुनहरे रंग के हो गए। कुछ बाल तो उसके कपड़ों से भी बाहर निकल आए। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी राक्षसी जानवर में बदल गया हो। ये वह तकनीक थी जो उसने संप्रदाय में शामिल होने से पहले सीखी थी, वेद दानव कौशल। यह एक ऐसा कौशल था जिसे क्यूई संघनन के दूसरे स्तर पर पहुंचने के बाद विकसित किया जा सकता था, लेकिन राक्षसी परिवर्तन बहुत स्पष्ट नहीं था। शरीर बड़ा और मजबूत हो गया और अधिक भयावह हो गया। इस तरह के कौशल से वह निचले स्तर के शिष्यों के बीच उत्पात मचा सकता था। वह इस कौशल का उपयोग केवल सीमित समय के लिए ही कर सकता था, लेकिन ये काफी प्रभावी था। उसकी हत्या का तुरुप का पत्ता। अब जबकि उसका साधना आधार क्यूई संघनन के तीसरे स्तर पर पहुंच गया था, कौशल और भी अधिक विकसित हो गया था। इतना मोटा सुनहरा फर विकसित करने में सक्षम होना एक सुखद आश्चर्य था। इस तरह से राक्षसी रूप में आकार बदलने में सक्षम होने से वह अपने विरोधियों को आसानी से चौंका सकता था। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसका मोटा सुनहरा फर चमक रहा था, शक्तिशाली और दबंग। उसके चेहरे से भी फर उग आया था। वह बिल्कुल एक मानव आकार के राक्षसी जानवर जैसा दिखता था। तुम मेरे वेद दानव कौशल के तहत मरने वाले पहले व्यक्ति होगे। कितना न्यायपूर्ण और निष्पक्ष। अध्याय 9, अधीरता और हताशा। तीसरे स्तर पर इस तकनीक का उपयोग करने से झाओ वुगांग को अपनी ताकत और गति में कई डिग्री की वृद्धि करने का मौका मिला। भयंकर रूप से मुस्कुराते हुए, लालच से भरा चेहरा लिए वह मिंग हाओ की ओर बढ़ा। उसके तीखे पंजे सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। वह आत्मविश्वास से लबरेज था। उसे यकीन था कि मिंग हाओ का डर उसे तोड़ देगा। वह भाग सकता था, लेकिन बच नहीं सकता था। भागो, झाओ वुगांग ने भयंकर मुस्कान के साथ हंसते हुए कहा। उसकी शक्तिशाली आवाज हवा में गूंज रही थी। तुम झाओ वुगांग के कौशल से बच नहीं सकते। जब झाओ वुगांग ने राक्षसी रूप धारण किया तो मिंग हाओ आगे भाग रहा था। उसने अपनी आंख के कोने से देखा कि क्या हुआ था और उसके चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। लेकिन फिर ऐसा लगा कि उसने कुछ सोचा था और आश्चर्य की जगह एक अलग अजीब अभिव्यक्ति ने ले ली। ये राक्षसी रूप बिल्कुल उन विभिन्न जानवरों के रूपों जैसा लग रहा था जिन्हें तांबे के दर्पण द्वारा विस्फोटित किया गया था। वास्तव में उसके शरीर पर उन अन्य जानवरों की तुलना में कहीं अधिक चमकदार फर था। मिंग हाओ ने झाओ वुगांग को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर अभी भी अजीब भाव था। घने सुनहरे फर से वह किसी तरह के जानवरों के राजा जैसा लग रहा था। जब झाओ वुगांग ने मिंग हाओ के चेहरे पर भाव देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। जब वह क्यूई कंडेंसेशन के तीसरे स्तर पर पहुंचा था तो उसने वेद दानव रूप को आजमाया था, लेकिन यह पहली बार था जब उसने इसे किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट किया था। मिंग हाओ की अजीब अभिव्यक्ति ने उसे परेशान कर दिया। उसने एक ठंडी चीख निकाली और उसकी आंखों में एक जानलेवा नजर दिखाई दी। मुझे लगता है शायद तुम्हें ये तांबे का दर्पण पसंद आएगा, मिंग हाओ ने कहा। झाओ वुगांग की गति को उसके वेद दानव रूप में इतना बढ़ता देख उसे एहसास हुआ कि वह उनके बीच की दूरी को तेजी से कम कर देगा।
वह कुछ कदम पीछे हटा और अपने दाहिने हाथ से पकड़े हुए बैग को थपथपाया। तुरंत तांबे का दर्पण दिखाई दिया। अजीब भाव अभी भी उसके चेहरे पर था। उसने अपने पूरे घमंडी वैभव में झाओ वुगान पर दर्पण चमकाया। जैसे ही दर्पण चमकने लगा, मेंग हाओ ने महसूस किया कि उसमें से एक ऐसी जलन निकलने लगी है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। यह अन्य राक्षसी जानवरों का सामना करने की तुलना में बहुत अधिक तीव्र प्रतिक्रिया थी, जैसे कि उसके भीतर किसी प्रकार की शक्तिशाली प्यास जागृत हो गई हो। उस क्षण दर्पण से एक प्रकार की अदृश्य आभा फूट पड़ी और आगे की ओर बढ़ गई। झाओ वुगांग मेंग हाओ की ओर कूद पड़ा। उसकी आभा से हत्या और क्रूरता का भाव निकल रहा था। अचानक उसे अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कि किसी तरह की गैस उसके शरीर में घुस गई हो। यह उसके भीतर हिंसक रूप से उबल रही थी और बाहर से ऐसा लग रहा था जैसे कि आभा बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। झाओ वुगांग के हाव भाव बदल गए। उसे अपने अंगों में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ, जो जल्दी ही गंभीर स्तर तक बढ़ गया। बिना सोचे समझे उसने आभा को अपने डेंटियन क्षेत्र में धकेल दिया ताकि उसे बाहर निकाला जा सके। आभा बहुत शक्तिशाली थी और ऐसा लग रहा था कि वह उसके शरीर में किसी कमजोर जगह से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। जब उसने आभा को अपने डेंटियन की ओर नीचे धकेला तो वह सीधे उसके नितंबों की ओर बढ़ी और एक पल में हिंसक पेट दर्द भरे दर्द के साथ बाहर निकल गई। झाओ वुगांग ने एक बेकाबू खून जमा देने वाली चीख निकाली। उसने अपने जीवन में पहले कभी ऐसी आवाज नहीं निकाली थी, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया था। उसका शरीर कांपने लगा और उसने मेंग हाओ को गुस्से से घूरा। उसकी रक्तरंजित आंखों में हत्या का भाव और भी भयंकर होता गया। बड़े भाई झाओ, मेंग हाओ ने कहा, उसका दिल धड़क रहा था। ये पहली बार था जब उसने किसी से लड़ाई की थी। क्यों ना हम यही सब खत्म कर दें? अगर तुम मेरे लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करूंगा। एक सुखद अंत। उसने अपना हाथ शीशे पर दबा लिया। उसके प्रतिद्वंद्वी की चीख की आवाज ने उसे बेचैन कर दिया था। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। आखिरकार यह एक इंसान था, कोई राक्षसी जानवर नहीं। तुम छोटे कमीने, झाओ वुगांग चिल्लाया। आज मैं सिर्फ तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं पहाड़ से नीचे जाऊंगा, तुम्हारे परिवार को ढूंढूंगा और उन्हें भी मार डालूंगा। मैं तुम्हारे पूरे कबीले को अपमानित करूंगा। दर्द के कारण वह लगभग पागल हो गया था। उसकी आंखें जलने लगी और एक दहाड़ के साथ वह मेंग हाओ की ओर झपटा। उसके तीखे पंजे उसे चीरने के लिए तैयार थे। मेंग हाओ सिर्फ एक विद्वान था और कभी किसी लड़ाई में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन उसके पास साहस था और झाओ वुगांग को ऐसी बातें कहते हुए सुनकर उसकी आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। ऐसे व्यक्ति से तर्क करने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं था जो स्पष्ट रूप से उसे भड़काना चाहता था। वह दयनीय चीखें सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन ऐसी धमकियां सुनकर कोई भी अपना आपा खो सकता है। वह कुछ कदम पीछे हटा और बिना किसी हिचकिचाहट के आईना ऊपर उठाया। जैसे ही झाओ वुगांग उसके पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि कोई उसकी ओर दहाड़ रहा है। एक बार फिर भयानक आभा उसके शरीर में प्रवेश कर गई। उसने जो कुछ अनुभव किया था उसे ध्यान में रखते हुए उसने खुद को सुरक्षित किया, आभा को बंद कर दिया ताकि वह बाहर न निकल सके। लेकिन जब वह अपनी सफलता पर आश्वस्त महसूस कर रहा था तो यह उसके शरीर से होकर गुजरी, गड़गड़ाहट करती हुई, फिर उसके बाएं कान से बाहर निकल गई। दर्द पहले से कई गुना ज्यादा था और उसने एक भयानक तीखी चीख निकाली जिसे बयान करना नामुमकिन था। फिर उसका दाहिना कान फट गया और खून बहने लगा। उसे लगा जैसे उसका सिर बीच से फट जाएगा और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह हैरानी से स्तब्ध होकर मेंग हाओ को घूरता रहा। फिर उसका चेहरा राक्षसी बर्बरता से भर गया। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा और फिर तुम्हारे पूरे कबीले को खत्म कर दूंगा। मैं उन सभी को इस तरह दर्द महसूस कराऊंगा, फिर उन्हें चीखते हुए मरने दूंगा। दर्द सहते हुए और बहरे होते हुए भी वह अपने प्रतिद्वंद्वी को मारने के लिए पागल दृढ़ संकल्प से भरा हुआ मेंग हाओ की ओर कूद पड़ा। मैं तुम्हें मुंहतोड़ जवाब देता हूं और तुम इसे अनदेखा कर देते हो, मेंग हाओ ने मुंह फाड़कर कहा। उसने पहले कभी आईने से कान फटते नहीं देखा था। वह पीछे हट गया और फिर से झाओ वुगांग पर आईना चमकाया। मेंग हाओ, झाओ वुगांग चिल्लाया। उसका दाहिना कान फटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। दोनों कान सूज गए। अब उसके चेहरे पर भयंकर क्रोध नहीं था, बल्कि वह विस्मय और भय से भरा हुआ था। वह अपने जीवन में पहले से कहीं ज्यादा तेजी से मुड़ा और भागने लगा, क्योंकि उसे मेंग हाओ से उलझने की कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन उसके दिल में डर के कारण वह इतनी हिंसक रूप से कांप उठा कि वह भाग भी नहीं सका। इसके बजाय उसने ध्यान केंद्रित किया और एक बार फिर हत्या करने की अपनी इच्छा को जगाया। वह मेंग हाओ के परिवार को पीड़ा पहुंचाएगा और उस शापित तांबे के दर्पण को भी छीन लेगा। हालांकि जैसे ही वह मुड़ा, दर्पण पहली बार मेंग हाओ के हाथों से छूट गया। ऐसा लग रहा था कि उसकी दिलचस्पी जाग गई थी। वह झाओ वुगांग के पीछे भागा, उस पर कई बार हमला किया। झाओ वुगांग की आंखें निराशा से भर गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अविश्वसनीय शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर गई हो। वह बेकाबू होकर चिल्लाया, भागने में असमर्थ। किसी चीज ने उसे हवा में उछाला और उसका बायां कान, दायां कान, छाती और पैर सभी हिंसक रूप से फट गए। जैसे ही आभा बाहर निकली, उसने हवा में खून की धुंध फैला दी और 10 बार सांस लेने में लगने वाले समय में झाओ वुगांग की आंखें काली हो गईं और उसका शरीर धीरे धीरे वे दानव रूप से वापस सामान्य हो गया। फर गायब हो गया और ऐसा लगता है कि इस वजह से तांबे के दर्पण ने रुचि खो दी और मेंग हाओ के पास वापस उड़ गया। झाओ वुगांग का शरीर जमीन पर गिर गया। खून से लथपथ हर जगह झाओ वुगांग की मृत आंखें अभी भी भय और निराशा से चमक रही थीं। जो कोई भी उसे देखता वह निश्चित रूप से कांप उठता। झाओ वुगांग की लाश को देखते हुए मेंग हाओ ने गहरी सांस ली। तांबे का दर्पण उसके हाथ में वापस आ गया, जिसके बाद उसका शरीर कांप उठा। उसकी आंखों में विस्मय और श्रद्धा भर गई। कुछ जंगली जानवरों को फटते देखना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इस बार यह एक जीवित व्यक्ति था।
हर जगह खून और लहूलुहान देखकर वह कांप उठा। दर्पण पर मौत की बदबू ने उसे दर्पण से छुटकारा पाने के लिए प्रेरित किया। उसने अपना हाथ ढीला किया और उसे जमीन पर फेंक दिया। आखिरकार वह सिर्फ एक विद्वान था। पहले तो दर्पण दिलचस्प लगा था, लेकिन अब यह अविश्वसनीय रूप से भयानक लग रहा था और कन्फ्यूशियस के उन आदर्शों के साथ टकराव कर रहा था जिन पर मेंग हाओ विश्वास करता था। वह कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा, दिल में घबराहट महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में निराशा साफ देखी जा सकती थी। उसके दिल में वह अभी भी युंजी काउंटी का एक विद्वान था। वह लोगों से सच बोलता था और कभी किसी से लड़ाई में शामिल नहीं हुआ था, किसी को मारना तो दूर की बात थी। वह व्यवहार उसके दिल में गहराई से समाया हुआ था और उसे आसानी से बदला नहीं जा सकता था। जब वह स्थिति पर विचार करता तो उसका दिल संघर्ष करता। कन्फ्यूजियनिज्म के शिष्टाचार, खुशी, दयालुता और न्याय और सत्य की खोज हत्या से परहेज की मांग करती है। लेकिन संप्रदाय कहता है, मजबूत कमजोर का शिकार करेगा। अब मैं उस कहावत की सच्चाई समझता हूँ, लेकिन वास्तव में इसे व्यवहार में लाना अलग बात है। कांपते हुए मेंग हाओ को जो कुछ हुआ था उसके बारे में सोचकर भी डर लगा। काफी देर बाद उसने एक लंबी सांस ली और चलना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उसने अपने दांत पीस लिए, मुड़ा और झाओ बुगान की लाश के पास वापस चला गया। उसने अपना बैग उठाया, फिर एक ज्वाला सर्प को बुलाया और उसे लाश पर रख दिया। आग ने लाश को पूरी तरह से नहीं जलाया, इसलिए मेंग हाओ ने एक स्पिरिट कंडेंसेशन पिल खा ली, फिर 3 और फ्लेम सर्पों को नीचे गिरा दिया। जल्द ही लाश इतनी सूख गई कि उसे पहचानना मुश्किल हो गया। उसने कुछ सांस लेने के व्यायाम किए, अपने दांत पीस लिए, फिर 2 और ज्वाला सर्पों को मार गिराया। अब लाश पूरी तरह से राख हो चुकी थी। जमीन पर पड़े दर्पण पर नजर डालते हुए उसने अपना जबड़ा भींचा, आगे बढ़ा और उसे उठा लिया और उसे मजबूती से पकड़ लिया। अभी भी उलझन और डर महसूस करते हुए मेंग हाओ जल्दी से जल्दी अमर गुफा की ओर वापस चला गया। वह एक अचंभे में बैठा रहा। लंबे समय तक वह बस वहीं बैठा रहा। आखिरकार झाओ बुगान के बैग को खोलने के लिए फिर से आगे बढ़ा। जब उसने देखा कि अंदर क्या था तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसकी पहली हत्या के कारण पैदा हुआ उदास मूड अचानक बदल गया। यह आदमी बहुत अमीर था, उसने सांस खींचते हुए कहा। बैग में 8 स्पिरिट स्टोन, 7 स्पिरिट कंडेंसिंग पिल्स और अजीब प्रतीकों से ढका एक हड्डी का टुकड़ा था। उसने हड्डी के टुकड़े को देखा, फिर तुरंत उसे एक तरफ फेंक दिया। इसमें वेयर डेमन तकनीक का वर्णन था। उसने उसे छूने की भी हिम्मत नहीं की। वह वेयर डेमन में बदलना नहीं चाहता था और फिर अपने ही तांबे के दर्पण से नष्ट हो जाना चाहता था। जैसे ही उसने हड्डी के टुकड़े को एक तरफ फेंका, उसे अचानक उड़ती हुई तलवार याद आ गई। वह तुरंत गुफा से बाहर निकल गया और जंगल में उसे खोज निकाला। उसने छोटी सफेद तलवार उठाई और उसे देखने के लिए गुफा में वापस आया। उसकी आंखें चमक रही थीं। मेंग हाओ को समझ नहीं आ रहा था कि अमर लोगों के तरीकों और कन्फ्यूशियस के रास्ते के बीच के अंतर को कैसे सुलझाया जाए। उसने इस मामले के बारे में सोचना बंद करने का फैसला किया। शायद वह एक दिन इसे समझ जाए, लेकिन अभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि संप्रदाय में जीवित रहने का तरीका पता लगाना था। दृढ़ निश्चय से भरी आंखों से उसने आत्मा के पत्थर निकाले और उन्हें महसूस किया। फिर उसने तांबे का दर्पण निकाला और उसे अपने पास रख दिया। कुछ देर तक उसे देखता रहा। बड़े भाई झाओ ने मुझे उकसाया, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। मुझे जवाबी हमला करना पड़ा। मैंने मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। मैंने किसी को मार डाला, लेकिन मैंने समझदारी से काम लेने की कोशिश की। मैंने दयालु बनने की कोशिश की, लेकिन वह मौत की ओर बढ़ गया। आईने में खून की बदबू आ रही है। बुरे लोगों के हाथों में यह बुराई का हथियार होगा, लेकिन मेरे हाथों में यह अलग होगा। मेरे दिल में कन्फ्यूशियन दयालुता है और यह खजाना मेरा है। यह अलग होगा। उसने आईने की ओर देखा और गहरी सांस ली। ये सिर्फ चीजों को विस्फोट नहीं करता और सिर्फ खून नहीं मांगता। भविष्य में मैं इसका सावधानी से इस्तेमाल करूंगा। उसने कुछ देर तक अपने आप से यही कहा, फिर अपना सिर उठाया, दर्पण के दूसरे रहस्य और अपनी उम्मीद के बारे में सोचते हुए। उसने अपने दांत पीस लिए। सफलता या असफलता, अब हम देखेंगे। अगर यह सफल होता है तो मेंग हाओ का साधना अभ्यास कुछ भी हो लेकिन साधारण नहीं होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के मेंग हाओ ने राक्षसी कोर और आधा आत्मा पत्थर निकाला, फिर उन्हें दर्पण पर रख दिया। वह घबराहट के साथ प्रतीक्षा कर रहा था। इतना समय बीत गया कि आधी अगरबत्ती जल गई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। राक्षसी कोर नहीं बदला, आत्मा पत्थर गायब नहीं हुआ। अभी भी केवल एक राक्षसी कोर था। मेंग हाओ ने भौहें सिकोड़ी। वह थोड़ी देर गुफा में घूमता रहा और फिर वापस शीशे में देखने लगा। ऐसा नहीं हो सकता। पिछले महीने तो यह निश्चित रूप से 2 हो गया था। वह शीशे पर लगे स्पिरिट स्टोन को देखता रहा, विचारों में खोया हुआ। थोड़ी देर बाद उसने बैग को थपथपाया और स्पिरिट स्टोन का एक और आधा हिस्सा निकाला, जिसे उसने सावधानी से शीशे पर रख दिया। जैसे ही उसने स्पिरिट स्टोन नीचे रखा, दर्पण की सतह पर एक काली आभा चमक उठी और ऐसा लगा कि वह झील में बदल गई है। 2 स्पिरिट स्टोन नीचे डूब गए और कालापन लहरदार होकर डेमोनिक कोर पर संघनित हो गया। और फिर पहले डेमोनिक कोर के बगल में एक दूसरा दिखाई दिया। मेंग हाओ अचंभित रह गया। हालांकि उसने खुद को दिल से तैयार कर लिया था, फिर भी वह हैरान था। कुछ समय बीतने के बाद उसने 2 राक्षसी कोर उठाए और उन्हें उत्साह से जांचा। तो ये सच है, कितना गहरा। वह जोर जोर से सांस लेने लगा और खुद को संभालने में उसे कुछ समय लगा। अचानक सब कुछ संभव लगने लगा। उसने कुछ गहरी सांसें ली, फिर प्रक्रिया को फिर से आजमाया। 1 पत्थर, 2 पत्थर, 9 पत्थर। उसके पास सिर्फ एक बचा था। उसके सामने 4 पूरे डेमोनिक कोर थे। अगर आप मूल को गिने तो ये 5 होंगे। पत्थरों से एक मीठी सुगंध निकल रही थी जो हवा में फैलती जा रही थी, जिससे उसे नशा सा महसूस हो रहा था।
उसके चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान थी। उसे एहसास हुआ कि यह उसके पूरे जीवन में अब तक की सबसे बड़ी संपत्ति थी। यह एक ऐसा नजारा था जिसे बाहरी संप्रदाय के किसी भी शिष्य ने कभी नहीं देखा था। उसकी उत्तेजना देर रात तक बनी रही। डेमोनिक कोर को पकड़कर उसने एक गोली अपनी जीभ पर रखी और उसे निगल लिया। 2 घंटे बाद उसने अपनी आंखें खोली और एक और गोली ली। उसने पहले कभी इतना असाधारण काम नहीं किया था। जब तक 2 राक्षसी कोर की असीम ऊर्जा उसके शरीर में पूरी तरह से फैल गई, तब तक भोर हो चुकी थी। उसका शरीर कांप उठा और उसके रोम छिद्रों से गंदगी के कण बाहर निकल आए। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वे चमक उठी। क्यूई कंडेंसेशन का तीसरा स्तर। मेंग हाओ अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसने शेष 3 गोलियों को देखा। उसने एक और गोली ले ली। अगले दिन सुबह तक उसने सभी राक्षसी कोर खा लिए थे। उसका साधना आधार क्यूई कंडेंसेशन के तीसरे स्तर के शिखर पर पहुंचने से बस एक बाल की दूरी पर था। जहां तक 8 आत्मा संघनन गोलियों की बात है, तो वे मेंग हाओ के लिए उसके वर्तमान साधना आधार को देखते हुए बहुत उपयोगी नहीं होंगी। यहां तक कि उन सभी को एक साथ लेने से भी कोई खास फायदा नहीं होगा। उसे संदेह था कि इसका संबंध राक्षसी कोर से है। ये देखते हुए कि संप्रदाय द्वारा नियमित रूप से आत्मा साधना गोलियां वितरित की जाती थी, वे इतनी अप्रभावी नहीं होनी चाहिए। थोड़ी मात्रा से काम नहीं चलेगा। अगर मैं दर्जनों भी ले लूं, तो भी इसका कोई खास असर नहीं होगा। मेंग हाओ ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया। यह अब एक धारा नहीं थी, यह एक नदी में बदल गई थी। यह एक विशाल नदी नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से एक धारा से बड़ी थी। जैसे जैसे यह उसके शरीर में प्रवाहित होती गई, उसे शक्ति का एहसास हुआ। वह महसूस कर सकता था कि उसके अंदर एक आश्चर्यजनक मात्रा में ऊर्जा भर रही है। शक्ति के चौंकाने वाले स्तर को देखते हुए मेंग हाओ को पता था कि कल की तुलना में वह पूरी तरह से पुनर्जन्म से गुजरा था। इससे पहले वह एक कमजोर साधक था जिसे कोई भी धक्का दे सकता था। अब तीसरे स्तर के शिष्यों में जो सार्वजनिक क्षेत्र पर कब्जा कर सकते थे, उनका साधना आधार इतना ऊंचा था कि इसने उन्हें सबसे शक्तिशाली में से एक बना दिया। उसने अपने दाहिने हाथ को उत्साह से हिलाया और उसकी बांह जितनी लंबी एक ज्वाला सर्प दहाड़कर जीवित हो उठी। इसकी गर्मी ने तुरंत अमर की गुफा को भर दिया। भयंकर ज्वाला सर्प, जो खौफ पैदा करने वाली बर्बरता से भरा हुआ था, ने आग का एक विस्फोट उगल दिया। अगर वह इस स्तर की शक्ति वाले झाओ बुगांग से भिड़ जाता, तो उसका ज्वाला सर्प उड़ जाता। कम से कम यह उसे गंभीर रूप से घायल कर देता, अगर उसे मार नहीं देता। अध्याय 10 वांग तेंगफेई। सितंबर के अंत में हमेशा की तरह गर्मी बढ़ गई। गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि और अधिक तीव्र होती जा रही थी। दक्षिणी स्वर्ग की भूमि में झाओ राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में वर्ष के 11वें महीने के आसपास आमतौर पर मौसम ठंडा होने लगता था। अगले वर्ष के पहले महीने तक सर्दी की ठंडक महसूस की जा सकती थी। एक सुबह भोर में मेंग हाओ अमर गुफा से बाहर निकला। उसकी आंखें चमक रही थी और भविष्य के प्रति आशा से भरा हुआ था। मेरा साधना आधार क्यूई संघनन के तीसरे स्तर के शिखर से बस एक बाल की दूरी पर है, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। शायद मुझे बाहरी संप्रदाय में शक्तिशाली नहीं माना जा सकता है, लेकिन कम से कम कोई भी मुझ पर हमला नहीं करेगा। उसने दूर तक देखा। पहाड़ी हवा ने उसके बालों को ऊपर उठाया और वह अचानक काफी सुंदर दिखाई दिया। वह मूल रूप से एक निराश्रित विद्वान था, लेकिन अब वह अमर लोगों की दुनिया में प्रवेश कर चुका था। जब उसने पिछले दिनों में हुई घटनाओं के बारे में सोचा, तो वे लगभग अवास्तविक लगी। ये बहुत बुरा है कि मेरे पास पर्याप्त स्पिरिट स्टोन नहीं है, और स्पिरिट कंडेंसेशन पिल्स इतनी शक्तिशाली नहीं है कि वे किसी काम की हों। जब उसने स्पिरिट स्टोन के बारे में सोचा तो उसका उत्साह निराशा में बदल गया। फैटी, वांग यूकाई और वह दूसरा जिद्दी युवक, मेंग हाओ ने खुद से कहा। हम चारों एक साथ रिलायंस संप्रदाय में आए थे। मुझे आश्चर्य है कि अब वे कैसे हैं। उसका शरीर एक झटके में आगे बढ़ गया। अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करते हुए वह तुरंत उत्तरी पर्वत की ओर बढ़ गया। रिलायंस संप्रदाय के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के पहाड़ आसमान में बहुत ऊंचे दिखाई देते हैं, जो जैद से बने मंडपों से ढके हुए हैं। अगर आप पहाड़ों को करीब से देखें, तो आप सुबह की रोशनी की किरणों को उनकी चोटियों से रिसते हुए देख सकते हैं, जो अभी अभी आसपास के इलाके को रोशन करना शुरू कर रही हैं। चोटियों के चारों ओर सफेद बादल छाए हुए थे, जो पहाड़ों के कुछ हिस्सों को छिपा रहे थे। ये वास्तव में अमर लोगों की जगह जैसा लग रहा था। अगर आप दक्षिण पर्वत से उत्तर पर्वत पर जाना चाहते थे, लेकिन बाहरी संप्रदाय को दरकिनार करना चाहते थे, तो आपको पूर्व या पश्चिम पर्वत से होकर गुजरना पड़ता था। मेंग हाओ 2 जंगली मुर्गियां हाथ में लिए हुए पूर्वी पर्वत से गुजरने वाले रास्ते पर चल पड़ा। मैंने फैटी को लगभग 2 महीने से नहीं देखा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसका वजन कम हुआ है। फैटी के बारे में सोचते हुए मेंग हाओ मुस्कुराया। फिर उसकी आंखें चमक उठीं और वह चलना बंद कर दिया। उसने आगे से आती हुई हल्की हवा को महसूस किया, जो अपने साथ एक हल्का कोहरा लेकर आई थी। कोहरे के बीच एक शानदार सफेद लबादा पहने एक युवक चल रहा था। वह स्पष्ट रूप से अन्य बाहरी संप्रदाय के शिष्यों से अलग था। उसका वस्त्र बर्फ की तरह सफेद था और उसके लंबे बाल उसके कंधों पर लहरा रहे थे। अविश्वसनीय रूप से सुंदर, लगभग सुंदर, वह हर तरह से परिपूर्ण होने का एहसास देता था, शारीरिक और स्वभाव दोनों में। ऐसा लगता था मानो उसे स्वर्ग का आशीर्वाद मिला हो, प्रकृति ने उसे चुना हो। उसका चेहरा ठंडा और उदासीन था, मानो कोई भी चीज उसे बदलने के लिए मजबूर न कर सके। चाहे पहाड़ उसके सामने टूटकर गिर जाएं, वह शांत रहेगा। उसके नीचे कोहरा डोल रहा था और मंथन कर रहा था। उसके पीछे 2 युवक चल रहे थे, जो दिखने में भी सुंदर थे, लेकिन सफेद वस्त्र पहने युवक की तुलना में वे कूड़े के समान लग रहे थे। बड़े भाई वांग, हमने सुना है कि कुछ वर्षों में संप्रदाय में शिष्यों को आंतरिक संप्रदाय में बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रशिक्षण होगा। हम जूनियर भाई इस अवसर पर आपको अग्रिम बधाई देना चाहते हैं।
हाँ, जब एल्डर ब्रदर वांग ने संप्रदाय में प्रवेश किया तो वे पहले से ही प्रसिद्ध थे। उन्होंने अन्य 3 महान संप्रदायों की रुचि भी जगाई, लेकिन अंत में आपने रिलायंस संप्रदाय के साथ बने रहने का फैसला किया। क्या असाधारण उदारता है। संप्रदाय के शिष्टाचार का उल्लंघन करने से इनकार करना, बाहरी लोगों के निमंत्रण को अनदेखा करना, इन 2 वर्षों में क्यूई संक्षेपण के 6ठे स्तर तक पहुंचना। मैंने एक कुलपति को ये कहते हुए भी सुना कि पदोन्नति प्रशिक्षण केवल एल्डर ब्रदर वांग के लिए आयोजित किया जा रहा था। ये सही है। एक बार जब एल्डर ब्रदर वांग इन सेक्ट में प्रवेश कर लेंगे तो उन्हें एल्डर सिस्टर जू और एल्डर ब्रदर चेन से आगे निकलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वे रिलायंस सेक्ट के प्रसिद्ध नंबर 1 शिष्य होंगे। मूर्खतापूर्ण बातें मत करो, सफेद लबादे में आदमी ने कहा, उसकी आवाज कोमल थी। बड़ी बहन जू एक चुनी हुई है और बड़े भाई चेन पूरे दिल से दाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे दोनों साथी शिष्य हैं जिनकी मैं प्रशंसा करता हूं और सम्मान करता हूं। उसकी आवाज हल्की और गर्म थी, लेकिन साथ ही मर्दाना और कानों को सुखद भी। यह बाहरी संप्रदाय का नंबर 1 शिष्य था, वांग तेंगफेई। बड़े भाई ने साधना में असाधारण महारत हासिल की है। ऐसी छिपी हुई प्रतिभा और अच्छे स्वभाव के साथ हम कनिष्ठ भाई आपकी शिक्षा पाकर खुश हैं। हाँ, बड़े भाई वांग सभी के साथ दयालुता से पेश आते हैं, यहाँ तक कि क्यूई संघनन के पहले स्तर के शिष्यों के साथ भी। संप्रदाय में हर कोई यह जानता है। मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूँ। वे तीनों बातें करते हुए धीरे धीरे मेंग हाओ की ओर बढ़ रहे थे। सफेद लबादे में बड़े भाई वांग ने मेंग हाओ को देखा और सिर हिलाया। वह उनके पास से गुजरा और बाकी 2 लोगों ने उसकी तरफ एक नजर भी नहीं डाली। जब वे चले गए, मेंग हाओ ने पीछे मुड़कर देखा। तभी उसने देखा कि सफेद लबादे वाले आदमी के पैर जमीन पर नहीं थे। इसके बजाय वह जमीन से लगभग 7 इंच ऊपर तैर रहा था। मेंग हाओ चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि वह खुद किसी भी तरह से तुलना नहीं कर सकता। वह कमजोर और सांवला था, किसी भी तरह से आकर्षक नहीं था। इसके अलावा उसने अपने हाथों में 2 तड़पती हुई मुर्गियां उठा रखी थीं। तो वह एल्डर ब्रदर वांग तेंगफेई है। उसके पास हवा में तैरने की क्षमता है, एक ऐसा कौशल जो क्यूई संघनन के 5वें स्तर के साथ आता है। उसने एल्डर ब्रदर वांग के बारे में अफवाहें सुनी थी और उसके बारे में बहुत कुछ जानता था। जब वांग तेंगफेई ने संप्रदाय में प्रवेश किया था तो इसने झाओ राज्य में साधना की दुनिया में एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था। किसी को नहीं पता था कि रिलायंस संप्रदाय ने हंगामे की लहरों को शांत करने के लिए कितनी कीमत चुकाई या उसने रहने का फैसला क्यों किया। अगर मैं उनके जैसा दिखता तो मैं शाही परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता था। मैं सम्राट की बेटी से शादी कर सकता था। प्रशंसा से भरकर मेंग हाओ मुड़ा और उत्तरी पर्वत की ओर बढ़ता रहा। वह पूरे रास्ते नहीं रुका और दोपहर तक उत्तरी पर्वत की सीमा से लगे जंगली पहाड़ों में पहुंच गया। ये वह जगह थी जहां वह और फैटी अक्सर लकड़ी काटने आते थे। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने लकड़ी काटने की आवाज सुनी। मुस्कुराते हुए वह तेजी से आगे बढ़ा और जल्द ही उसने फैटी को एक पेड़ काटते हुए देखा। वह अभिवादन करने ही वाला था कि अचानक रुक गया और एक कदम पीछे हट गया। तुमने मेरी पत्नी और मेरा मन तो चुरा लिया है। मैं तुम्हें काट काट कर मार डालूंगा। मैं तुम्हें काट काट कर मार डालूंगा। फैटी का वजन बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। वास्तव में वह थोड़ा मोटा हो गया था। वह एक गोल गेंद जैसा दिखता था। उसकी आंखें बंद थीं और वह वहां खड़ा चीख रहा था। चारों ओर लकड़ी के कटे हुए टुकड़े थे। वह पेड़ों को काट रहा था, उसका शरीर ऐंठ रहा था। फिर उसने कुल्हाड़ी नीचे गिरा दी और सो गया। कुल्हाड़ी के लंबे हैंडल पर गहरे काटने के निशान देखे जा सकते थे। मेंग हाओ हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि 2 महीने की छुट्टी के बाद फैटी का नींद में चलने का व्यवहार और भी गंभीर हो जाएगा। अब ये सिर्फ रात में ही नहीं, बल्कि दिन में भी हो रहा था। वह सोच ही रहा था कि उसे जगाए या नहीं, तभी अचानक फैटी की नाक फड़कने लगी और उसने अपनी आंखें मली। वह इधर उधर देखने लगा, उसकी आंखें चमक रही थी, ऐसा लग रहा था मानो वह लार टपकाने वाला हो। मुझे जंगली मुर्गे की गंध आ रही है। हाँ, 2 मुर्गे। वह उछलकर इधर उधर देखने लगा, हालांकि उसे जंगल में मेंग हाओ खड़ा हुआ नहीं दिखाई दिया। फिर उसने अपने आसपास गिरे हुए पेड़ों को देखा, उसकी आंखों में कृतज्ञता की झलक दिखाई दी। आह मेंग हाओ, तुम बहुत दयालु हो, उसने भावुक होकर कहा। तुम इतने लंबे समय से चले गए हो, लेकिन तुम लकड़ी काटने में मेरी मदद करने के लिए चुपके से वापस आते रहते हो। ये लगभग 2 महीने से ऐसा ही है। मेंग हाओ, मैं ली फुगुई एक। फैटी, ली फुगुई का चीनी में नाम ली फुगी है। ली एक आम पारिवारिक नाम है। फुगुई का मतलब है अमीर और प्रभावशाली। मेरे पूरे जीवन में इससे बेहतर दोस्त कभी नहीं रहा। मेंग हाओ, जो अभी भी दूर खड़ा था, ने ये सब सुना और आश्चर्यचकित हो गया। उसने अजीब तरह से फैटी को देखा, फिर हल्के से खांसा और आगे बढ़ गया। जब वह सामने आया तो ऐसा लगा कि फैटी उसे पहचान गया है। उसने अपना सिर घुमाया और उसे देखा, उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। मेंग हाओ, तुम आखिरकार अपना चेहरा दिखा ही रहे हो, उसने उत्सुकता से कहा। हर बार जब मैं जागता हूँ तो तुम्हें पुकारता हूँ, लेकिन तुम कभी नहीं दिखते। उसकी नजर 2 जंगली मुर्गियों पर पड़ी और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। थोड़ी देर बाद आग ने मुर्गियों को घेर लिया और हवा में एक खुशबू भर गई। मेंग हाओ और फैटी एक साथ बैठे, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब वे दोनों नौकर हुआ करते थे। उन्होंने चिकन को खूब खाया। मैंने 2 महीने से जंगली मुर्गियां नहीं खाई हैं, फैटी ने कहा, उसका मुंह चिकन से भरा हुआ था। तुम इतने समय से अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे हो? चूंकि तुम हमेशा लकड़ी काटने में मेरी मदद करने आते हो, तो तुम मुर्गियां भी क्यों नहीं लाते? मेंग हाओ को देखते हुए उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि रिलायंस संप्रदाय में अपने समय में वह मेंग हाओ को एक रिश्तेदार के रूप में देखने लगा था। मेंग हाओ ने एक रहस्यमयी हंसी दी और कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। चिकन का एक निवाला लेते हुए उसने फैटी की तरफ देखा।
तभी उसने देखा कि फैटी के दांत पहले से ज्यादा लंबे लग रहे थे। उन्होंने पूछा, आपका साधना प्रशिक्षण कैसा चल रहा है? क्या आप आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने में सक्षम हैं? इस बारे में बात मत करो, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। मैं हर रात प्रशिक्षण लेता हूँ, लेकिन अजीब बात यह है कि मैं आध्यात्मिक ऊर्जा का एक छोटा सा अंश भी महसूस नहीं कर पाया हूँ। सिर्फ इतना हुआ है कि मेरे दांत उगाए हैं। मुझे डर है कि मैं अपनी जीभ काट लूंगा। वह काफी उदास लग रहा था। अपना मुंह खोलो, मेंग हाओ ने अचानक कहा। मुझे अपने दांत दिखाओ। मेंग हाओ ने जो देखा उससे वह चौंक गया। चिकन का एक कौर निगलने के बाद फैटी ने अपना मुंह खोला और सूरज की रोशनी में चमकते हुए लंबे दांतों का एक सेट दिखाया। जैसे ही उसने उन्हें देखा, मेंग हाओ की अभिव्यक्ति और भी अजीब हो गई। उसे लगभग यकीन ही नहीं हुआ। वह स्पष्ट रूप से फैटी के दांतों के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकता था। फैटी अपनी ट्रेनिंग कैसे कर रहा है? मेंग हाओ ने सोचा, आध्यात्मिक ऊर्जा उसके दांतों में कैसे जा रही है? वे आत्मा के दांत बन गए हैं। अगर वह इसी तरह ट्रेनिंग करता रहा तो वे सच्चे खजाने में बदल जाएंगे। उसने आश्चर्य में अपना सिर हिलाया। समय बीतता गया और जल्द ही सूरज ढलने वाला था। मेंग हाओ और फैटी ने वैसे ही बातें की जैसे वे पुराने दिनों में करते थे। उसने फैटी को बाहरी संप्रदाय में हुई सभी बातों के बारे में बताया, बेशक तांबे के दर्पण को छोड़कर। फैटी ने ध्यानपूर्वक सुना, क्यूई संक्षेपण के पहले स्तर तक पहुंचने और पदोन्नति पाने की इच्छा से भरा हुआ। जब जाने का समय आया, मेंग हाओ ने फैटी को एक स्पिरिट कंडेंसेशन पिल दी। उसने उसे निगल लिया और फिर वे अलग हो गए। फैटी ने मेंग हाओ को जंगल में गायब होते देखा, थोड़ा उदास दिख रहा था, खुद को आश्वस्त कर रहा था कि वह खुद को साधना प्रशिक्षण में पूरी लगन से लगाएगा। वह पूर्वी पर्वत के रास्ते से आया था, इसलिए मेंग हाओ ने पश्चिमी पर्वत से लौटने का फैसला किया। ये रिलायंस संप्रदाय की संपूर्णता को पार करने का उसका पहला मौका था। शाम ढलने तक वह पश्चिमी पर्वत से बाहर निकले एक पठार के बगल में चल रहा था। पठार पर एक विशाल पत्थर की पट्टिका थी। पत्थर की पट्टिका खून के रंग की थी, मानो उस पर खून के धब्बे से रंगा गया हो। ठंडे पत्थर पर कई अक्षर उकेरे गए थे। निम्न स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र। किनारे पर और भी पात्र थे, छोटे। इसने स्पष्ट किया कि क्यू कंडेंसेशन के चौथे स्तर के शिष्यों को प्रवेश करने से मना किया गया था। केवल पहले से तीसरे स्तर तक के लोग ही सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे। ऊपर देखते हुए मेंग हाओ ने देखा कि कई आकृतियां आपस में युद्ध में उलझी हुई थीं। वे बहुत सी तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि वे बेतहाशा लड़ रहे थे। चारों तरफ खून बह रहा था और दयनीय चीखें गूंज रही थीं। एक हाथ काट दिया गया था, एक बैग छीन लिया गया था। उसने देखा कि कोई व्यक्ति चीखता हुआ पहाड़ से नीचे भाग रहा था। उसके पीछे एक विशालकाय आदमी भयानक मुस्कान के साथ नीचे भाग रहा था। मेरी सहायता करो, तुम्हें काऊ से कौन बचा सकता है? अध्याय 11, गोली खेती कार्यशाला आउटलेट। उससे कुछ ही दूर आगे मेंग हाओ ने किसी को मदद के लिए चिल्लाते देखा। इससे पहले कि वह व्यक्ति पठार से उतर पाता, विशालकाय आदमी की उड़ती हुई तलवार ने उसे मारा, उसकी गर्दन में छेद कर दिया। वह खून की बौछार में जमीन पर गिर पड़ा, आखिरी सांस ली, फिर मर गया। विशालकाय आदमी ने अपने शिकार का बैग पकड़ा, फिर मुड़ा और वापस पब्लिक जोन में चला गया। मेंग हाओ ने भयानक दृश्य को देखा, फिर पठार पर क्या हो रहा था इस पर गौर किया। कत्लेआम की आवाजें हवा के साथ बह रही थीं, जो खून और लहू की गंध को मेंग हाओ के नथुनों में ले गई। आप इस जगह पर रातों रात अमीर बन सकते हैं, लेकिन ये बेहद खतरनाक भी है। साधना के लिए, स्पिरिट स्टोन्स के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डालते हैं। ये वास्तव में इसके लायक नहीं है। मेंग हाओ ने भौहें सिकोड़ी। वह लगभग क्यूई कंडेंसेशन के तीसरे स्तर के शिखर पर था, लेकिन वहां जो कुछ हो रहा था वह बहुत ही अराजक था। घायल होना बहुत आसान होगा, और अगर उसे लूट लिया गया तो इसका लंबे समय तक असर रहेगा। मेंग हाओ ने अपने बैग में स्पिरिट स्टोन की कमी के बारे में सोचा। अगर वह संप्रदाय द्वारा वितरित स्पिरिट स्टोन पर निर्भर रहता तो कौन जानता था कि उसे कितने साल इंतजार करना पड़ता। खुद से बुदबुदाते हुए उसने पठार पर साधकों की ओर देखा। वे भयंकर रूप से लड़ रहे थे, हर एक को चोटें लगी थीं। अचानक मेंग हाओ को प्रेरणा की एक चमक, एक विचार आया। उसका विचार और भी स्पष्ट होता गया और उसकी आंखें चमकने लगी। वह मुड़ा और जल्दी से चला गया, दक्षिणी पर्वत में अमर की गुफा की ओर नहीं, बल्कि बाहरी संप्रदाय की ओर। वह मुख्य चौक से होता हुआ आगे बढ़ा और अंततः एक इमारत में पहुंच गया। इमारत बहुत पुरानी लग रही थी और उसके चारों ओर दवा की खुशबू फैली हुई थी। दरवाजे के ऊपर कुछ लिखा हुआ था, गोली उत्पादन कार्यशाला। यह उनका यहाँ पहली बार आना नहीं था। दरअसल बाहरी संप्रदाय में पदोन्नत होने के बाद अपने पहले महीने में वह यहाँ एक बार विभिन्न औषधीय गोलियों की जांच करने आया था जो बिक्री के लिए थी। तब उसने उपवास की गोलियों के बारे में जाना था जो आप खरीद सकते हैं, जो कई दिनों तक भूख को रोक सकती हैं। यहाँ केवल स्पिरिट स्टोन और स्पिरिट कंडेंसेशन पिल्स का ही मुद्रा में उपयोग होता था। दुर्भाग्य से विनिमय दर बहुत अनुचित थी। उदाहरण के लिए, एक स्पिरिट कंडेंसेशन पिल को 10 फास्टिंग पिल्स के बदले में बेचा जा सकता था। इस वजह से यहाँ बहुत कम लोग आते थे और यह ठंडा और सुनसान रहता था। जब वह वहां पहुंचा तो मेंग हाओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के वहां पहुंच गया। अंदर से यह बहुत बड़ा नहीं था और कमरे के ठीक बीच में एक बीमार दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। उसके चारों ओर लकड़ी की अलमारियों में लौकी की कई बोतलें रखी थीं, जिन पर कई तरह की दवाइयों के नाम लिखे हुए थे। रक्त जमावट की गोलियां थीं जो बाहरी चोटों का इलाज कर सकती थीं, कंकाल विश्राम की गोलियां थकान दूर करने के लिए, आत्मा को ताज़ा करने की गोलियां अस्थायी रूप से ऊर्जा बढ़ाने के लिए और निश्चित रूप से उपवास की गोलियां और भूख नियंत्रण की गोलियां। यहाँ तक कि मज्जा वृद्धि की गोलियां भी थीं जो टूटी और कुचली हुई हड्डियों का इलाज कर सकती थीं। वहाँ कई तरह की दवाइयाँ थीं, लेकिन वे सभी काफ़ी महंगी थीं। ज्यादातर लोगों के लिए 3 से 10 गोलियों की कीमत एक स्पिरिट कंडेंसेशन पिल के बराबर थी।
इन सेक्ट के ज्यादातर शिष्यों के लिए स्पिरिट कंडेंसेशन पिल के लिए लड़ना भी जरूरी था, इसलिए बहुत कम लोग यहाँ आकर उन्हें बेचने के लिए तैयार थे। मेंग हाओ ने गोली साधना कार्यशाला में चहलकदमी की और खुद से कुछ बुदबुदाया, उसकी आंखें चमक रही थी। फिर उसने 5 स्पिरिट कंडेंसेशन गोलियां निकाली और उन्हें मुट्ठी भर अलग अलग तरह की दवाइयों से बदल दिया। ऐसा लग रहा था कि बीमार आदमी मेंग हाओ जैसे ग्राहकों को अक्सर नहीं देखता था। वह तुरंत खुश हो गया और दवा की लौकी उसे थमा दी। सभी लौकी को अपने बैग में रखकर मेंग हाओ चला गया और सावधानी से पहाड़ी जंगल से होकर अमर की गुफा तक वापस जाने के लिए एक घुमावदार रास्ता अपनाया। जब वह पहुंचा तब तक रात हो चुकी थी। वह पालथी मारकर बैठ गया और चारों लौकियों को देखने लगा। ऋषियों ने कहा, यदि तुम खर्च नहीं करोगे तो तुम्हें लाभ नहीं होगा। मैंने इस बार बहुत कुछ चुकाया है और मुझे बदले में बहुत कुछ मिलने वाला है। इस तरह चुपचाप खुद को सांत्वना देते हुए वह खड़ा हुआ और गुफा से बाहर निकल गया। कुछ ही देर में अपने हाथ की मोटाई के बराबर एक लंबी पेड़ की शाखा और पत्तियों के एक बड़े ढेर के साथ वापस लौटा। उसने झाओ वुगान के बैग से एक हरा लबादा निकाला और उसकी सिलाई को अलग करके उसके सामने रख दिया। ये सही आकार का लग रहा था, इसलिए उसने दूसरा लबादा निकाला, उसकी सिलाई को अलग किया और उसे पहले वाले के साथ रख दिया। वह संतुष्ट होकर नीचे देखने लगा। इसके बाद उन्होंने पत्तियों को पीसकर गाढ़ा रस निकाला। फिर उन्होंने अपनी उंगलियां अस्थायी स्याही में डुबोई और कपड़े पर व्यापक सुलेख में कई बड़े अक्षर लिखे। उन्होंने इसे देखा, काफी संतुष्ट महसूस किया, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और श्वास व्यायाम करना शुरू कर दिया। रात बीत गई और अगली सुबह उसने पेड़ की टहनी उठाई और जल्दी से गुफा से बाहर निकल गया। पठार तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा और सुबह का समय होने के बावजूद वहां पहले से ही कुछ शिष्य युद्ध में उलझे हुए थे। लड़ाई की भयंकरता साफ दिखाई दे रही थी। दूसरे साधकों को अनदेखा करते हुए मेंग हाओ ने बड़ी पत्थर की पट्टियों को पार किया और पठार पर चला गया। उसकी आंखें आसपास के इलाकों को स्कैन करती रहीं, जब तक कि वह सीमा के किनारे जमीन से बाहर निकले एक पत्थर पर जाकर रुक नहीं गया। वह आगे बढ़ा और चट्टान पर पैर मोड़कर बैठ गया। वह बिल्कुल शांत और हानि-रहित विद्वान लग रहा था। कभी कभी कुछ अन्य लोग उसे बुरी नजर से देखते, जिस पर वह अपनी साधना के स्तर का कुछ पता लगा लेता। भयभीत होकर वे उसे अकेला छोड़ गए। उसने और लोगों के आने तक प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। समय बीतता गया और धीरे धीरे अधिक से अधिक साथी शिष्य सार्वजनिक क्षेत्र में आ गए। जल्द ही लगभग 20 लोग हो गए। उनमें से कुछ ने दयालु विद्वान मेंग हाओ को देखा और उसकी ओर चलना शुरू कर दिया। उसे बस अपने साधना स्तर के बारे में थोड़ा बताना था और वे चौंक कर पीछे हट जाते। कुछ देर बाद उसे लगा कि अब वहां काफी लोग हैं। उसने अपने बैग को थपथपाया और कपड़े की पट्टी को वापस ले लिया। उसने उसे पेड़ की शाखा से जोड़ा, जिसे उसने फिर पत्थर के बगल में मिट्टी में ठोंक दिया। पहाड़ी हवा ने कपड़े को ऊपर उठा दिया, जिससे वह एक बहते हुए बैनर में बदल गया। इसने आसपास के कई लोगों का ध्यान खींचा, खास तौर पर उस पर लिखे अक्षरों का। गोली खेती कार्यशाला आउटलेट। गहरे हरे रंग के अक्षर चमकने लगे, जिससे आसपास के रिलायंस संप्रदाय के अनुयायियों के चेहरे के भाव बदल गए। कुछ लोग आश्चर्यचकित दिखे तो कुछ भ्रमित। कुछ ने उपहास किया और कुछ ने भौहें सिकोड़ी। गोली उत्पादन कार्यशाला आउटलेट, इसका क्या मतलब है? मुझे मत बताओ कि वह आदमी संप्रदाय की गोली खेती कार्यशाला द्वारा भेजा गया एक प्रशिक्षु कीमियागर है। वह परिचित लग रहा है। मेंग हाओ द्वारा झंडा दिखाए जाने के बाद पठार पर चर्चा शुरू हो गई। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद लड़ाई और लूटपाट फिर से शुरू हो गई। खून की बारिश हुई और चीख पुकार मच गई। मेंग हाओ की आंखें चमक उठी जब उसने पब्लिक जोन में लोगों को देखा। उसके पास ही क्यूई कंडेंसेशन के दूसरे स्तर के 2 साधक थे जो लड़ाई में उलझे हुए थे। उनकी आंखें लाल थीं। उनमें से एक का कंधा उसके प्रतिद्वंद्वी की उड़ती तलवार से कट गया था। खून की बौछार हो रही थी और वह काफी मुश्किल स्थिति में लग रहा था। भाई इधर आओ, मेंग हाओ ने पुकारा। भाई, ऋषियों ने कहा, घायल होने पर अपनी जान जोखिम में डालना मूर्खता है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे कंधे से बहुत ज्यादा खून बह रहा है। खुद को मर जाने देना तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं होगा। मेरे पास पिल कल्टीवेशन वर्कशॉप से एक रक्त जमावट की गोली है। ये तुम्हारे शरीर पर तलवार के सभी घावों को 3 सांस लेने से भी कम समय में ठीक कर सकती है। जैसे ही मेंग हाओ ने अपनी बिक्री की बात कही, दोनों लड़ने वाले पुरुषों ने उसे अनदेखा कर दिया और लड़ाई जारी रखी। घायल कल्टीवेटर की आंखें लाल हो गईं और उसके कंधे पर घाव और भी गहरा हो गया। फिर उसके सीने से खून बहने लगा क्योंकि उसके प्रतिद्वंद्वी की उड़ती हुई तलवार ने उसे फिर से मारा। देखो, तुम फिर से घायल हो गए, मेंग हाओ ने अपने पहले संभावित ग्राहक को डांटा। जल्दी आओ, एक रक्त जमावट गोली खरीदो, अन्यथा तुम हार सकते हो। तुम्हें बस मुझे एक स्पिरिट स्टोन देना है और मैं तुम्हें रक्त जमावट गोली दे दूंगा। ये निश्चित रूप से इसके लायक है। चुप रहो, घायल साधक ने दहाड़ते हुए कहा और एक कदम पीछे हट गया। गोली साधना कार्यशाला एक ठगी है, लेकिन वे 5 रक्त जमावट गोलियों के लिए एक स्पिरिट स्टोन चार्ज करते हैं। तुम तो और भी बुरे हो। ये महंगा नहीं है। तुम्हारा जीवन एक स्पिरिट स्टोन से कहीं ज्यादा कीमती है। अगर तुम मर गए तो तुम्हारे सारे स्पिरिट स्टोन किसी और के हो जाएंगे। तुम्हें बस मेरी कुछ दवा खरीदनी है और फिर तुम्हारे पास जीतने और अपने प्रतिद्वंद्वी का बैग छीनने का मौका होगा। ये सब सिर्फ एक स्पिरिट स्टोन की कीमत पर। क्या ये महंगा है? तुम दवा नहीं खरीद रहे हो, तुम अपनी जिंदगी खरीद रहे हो। मेंग हाओ खड़ा हो गया। शायद उसके शब्दों ने घायल कल्टीवेटर को प्रभावित किया था। वह कुछ कदम पीछे हटने के लिए संघर्ष करता रहा, उसके चेहरे पर झिझक दिख रही थी। अरे, उस आदमी के प्रतिद्वंद्वी ने अपनी उड़ती हुई तलवार दिखाते हुए दहाड़ लगाई। अगर तुमने मेरे लिए कुछ गड़बड़ की तो इस आदमी को मारने के बाद मैं तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगा। मैं इसे खरीदूंगा, घायल व्यक्ति ने कहा, अपने बैग को थपथपाते हुए और एक स्पिरिट स्टोन निकालते हुए उसने मेंग हाओ की ओर फेंका।
मेंग हाओ ने इसे हवा से छीन लिया और एक रक्त जमावट की गोली वापस फेंक दी। साधक ने इसे पकड़ लिया और अपने कंधे के घाव पर रख दिया। इससे लगभग तुरंत ही खून बहना बंद हो गया। तरोताजा होकर अपनी आत्मा को उत्साहित करते हुए वह लड़ाई में वापस कूद पड़ा। अचानक उसका प्रतिद्वंद्वी पीछे हट गया, उसकी घायल छाती से खून बह रहा था। भाई भाई, मेंग हाओ ने ग्राहकों को बदलते हुए कहा, आपके प्रतिद्वंद्वी ने मेरी रक्त जमावट की गोलियों में से एक खरीदी है और अब वह ऊर्जा से भरपूर है। मुझे लगता है कि अगर आप भी एक नहीं खरीदते हैं तो आपको बहुत ज्यादा खतरा होगा। मेरे पास सिर्फ रक्त जमावट की गोलियां नहीं हैं, मेरे पास थकान दूर करने के लिए कंकाल विश्राम की गोलियां भी हैं। मैं आपको 2 स्पिरिट स्टोन के बदले एक एक दूंगा। इससे आपको उपचार और भरपूर ऊर्जा की गारंटी मिलेगी। आप निश्चित रूप से जीत हासिल कर पाएंगे। तुम, पहले आदमी ने गुस्से से कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। क्या ये पिल कल्टीवेशन वर्कशॉप आउटलेट पिल बॉय उसकी मदद करने आया था या उसे नुकसान पहुंचाने? वह भी अभी एक दयनीय स्थिति से आशा की स्थिति में पहुंचा था। फिर ये हुआ, उसने अपने आक्रोश में और भी तीखे हमले किए। उसके सामने जो दृश्य चल रहा था वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा तब था जब उसने अपनी दवा खरीदी थी। अगर तुम जीतते हो तो तुम वास्तव में किसी और के स्पिरिट स्टोन को दवा पर खर्च कर रहे हो। मेंग हाओ ने औषधीय गोलियां अपने हाथों में पकड़ते हुए आकर्षक ढंग से कहा, ये वास्तव में इसके लायक है। मैं इसे ले लूंगा, उस आदमी ने कहा जिसने पहले ही एक गोली खरीद ली थी। अरे इसे मुझे दे दो, उस साधक ने कहा जिसने पहले ऊपरी हाथ पकड़ रखा था। मेंग हाओ के प्रति अपनी घृणा के बावजूद दूसरे व्यक्ति को दवा की मांग करते हुए सुनकर उसने अपने दांत पीस लिए और अपना मुंह खोल दिया। मैं 3 स्पिरिट स्टोन दूंगा। भाई, वह 3 दे रहा है। अगर तुम मुझसे ज्यादा नहीं दे सकते तो मुझे उसे दवा देनी पड़ेगी। अपना ख्याल रखना। मैं 4 दूंगा। भैया, वह 4 दे रहा है। 4, 5, 6। अरे मैं हार मानता हूँ, मर जाओ। कल्टीवेटर जिसने पहले ऊपरी हाथ पकड़ रखा था गुस्से में मेंग हाओ पर टूट पड़ा। पहले तो लड़ाई काफी सरल थी, लेकिन एक बार मेंग हाओ के शामिल होने के बाद सब कुछ जटिल हो गया। वह मेंग हाओ की ओर भागा, उसके चेहरे पर जानलेवा इरादे भरे हुए थे, स्पष्ट रूप से उसे खत्म करने का लक्ष्य रखते हुए। जैसे ही वह पास पहुंचा, मेंग हाओ का चेहरा नम्र, विद्वान और व्यवसायी जैसा अचानक बदल गया, उदास और कठोर हो गया। साधक के उसके पास पहुंचने से ठीक पहले उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी दाहिनी हथेली आगे की ओर थपथपाई। आध्यात्मिक ऊर्जा एक धमाके के साथ बह निकली। साधक चीखते हुए वापस उड़ गया, मेंग हाओ के तीसरे स्तर के क्यूई संघनन की आध्यात्मिक ऊर्जा से अभिभूत होकर। हमले ने उसे बेहोश कर दिया था। मेंग हाओ ने अपना बैग छीन लिया और फिर उसका उदास, सख्त चेहरा बदल गया और वह एक बार फिर कमजोर विद्वान बन गया। सभी दर्शक हैरान रह गए। भाई, मुझे लगता है कि आपने मुझे 6 स्पिरिट स्टोन की पेशकश की थी, उसने शर्म से कहा, थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। दूसरे साधक का चेहरा पीला पड़ गया और उसका शरीर कांप उठा। वह आश्चर्य और भय से मेंग हाओ को घूर रहा था। वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि चीजें इस तरह से बदल जाएंगी। ये कमजोर और दुर्बल दिखने वाला व्यक्ति इतना कैसे बदल सकता है? ऐसा लग रहा था मानो उसने जो कुछ देखा था वह एक सपना था। अध्याय 12। नमस्ते बड़ी बहन जू। इस दृश्य ने आसपास के अन्य साधकों का ध्यान आकर्षित किया था, जिससे उनके चेहरे के भाव बदल गए। कई लोग असमंजस में थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन अब वे सभी जानते थे कि मेंग हाओ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे भड़काया जा सके। हालांकि उन्हें ठीक से पता नहीं था कि क्या हुआ था। मेंग हाओ के कांपते हुए पहले ग्राहक को पता था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने बैग को थपथपाया और 6 स्पिरिट स्टोन निकाले, जिन्हें उसने सम्मानपूर्वक सौंप दिया। उसे अतीत में पिल कल्टीवेशन वर्कशॉप के सामने झिझकने का पछतावा हुआ। उस समय अपने स्पिरिट स्टोन के बारे में चिंता करने की वजह से उसके पास कोई दवा नहीं बची थी। और अब उसके पास अपने लिए कुछ भी खरीदने के लिए कोई स्पिरिट स्टोन नहीं था। मेंग हाओ ने आत्मा पत्थर स्वीकार कर लिया, एक रक्त जमावट गोली और कंकाल विश्राम गोली बनाई और उन्हें उस आदमी को दे दिया। आपके संरक्षण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उसने एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा। जल्द ही फिर से आऊंगा। एक बार फिर वह कमजोर और दुर्बल दिखाई दिया, लेकिन उसके सामने खड़े कल्टीवेटर के लिए वह भेड़ के भेष में एक क्रूर जानवर था। कांपते हुए वह आदमी बाहर निकल गया। जब वह चला गया, मेंग हाओ ने चट्टान पर अपनी जगह पर वापस न लौटने का फैसला किया। उसने पिल कल्टीवेशन वर्कशॉप आउटलेट बैनर पकड़ा और पब्लिक जोन में टहलने लगा। वह 2 लड़ रहे शिष्यों के पास रुका, बैनर को जमीन में गाड़ दिया। भाई, लगता है तुम घायल हो गए हो, उसने आगे बढ़ते हुए कहा। तुम भी कुछ हद तक सुस्त लग रहे हो, तुम लड़ने के लिए सही स्थिति में नहीं लग रहे हो। दोनों शिष्य उसे आश्चर्य से देखते रहे। उसे किसी को पीटते हुए देखकर वे झिझके और साथ ही दोनों थोड़ा पीछे हट गए। मेरे पास पिल कल्टीवेशन वर्कशॉप से कुछ स्पिरिट रिफ्रेशमेंट पिल्स हैं, एक ले लो और तुम पूरी तरह से तरोताजा हो जाओगे, तुम्हारी जीत पक्की है। चूंकि आज हमारे व्यापार का पहला दिन है, इसलिए इसकी कीमत सिर्फ 1 स्पिरिट स्टोन है। कितना सुविधाजनक है। मेंग हाओ आगे बढ़ता रहा, उसका चेहरा ईमानदारी से भरा हुआ था। मेरे पास पहले से ही कुछ औषधीय गोलियां हैं, वह आदमी बोला जिसे वह अपनी बिक्री की बात बता रहा था। उसने अपनी मुट्ठी थपथपाई और एक स्पिरिट रिफ्रेशमेंट पिल सामने आई, जिसे उसने अपने मुंह में डाल लिया। ये देखकर मेंग हाओ ने आह भरी। उसने अपने पहले ग्राहक को कुछ देर तक देखा था, फिर उसे लगा कि उसके पास कोई दवाई नहीं है। हल्की खांसी के साथ उसने अपने सामने खड़े दूसरे आदमी की तरफ देखा। उस आदमी ने ठंडी खांसी की, फिर अपनी दवाई की गोली निकाली और उसे निगल लिया, अंदर ही अंदर आहें भरते हुए। लेकिन मेंग हाओ निराश नहीं हुआ। वह वापस चट्टान के पास गया और उन दोनों को देखता रहा। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी हालत और भी खराब होती गई।
जल्द ही ये स्पष्ट हो गया कि उनके पास दवा की गोलियां खत्म हो गई हैं और लड़ाई का महत्वपूर्ण मोड़ आ गया है। जीत और हार का फैसला हो जाएगा। उनका उत्साह पुनः बढ़ गया। मेंग हाओ ने बैनर उठाया और पुनः उनके पास पहुंचा। भाइयों, जीवन मरण का क्षण आ गया है। तुम्हारे पास कोई दवाई नहीं बची है, पर चिंता मत करो, मेरे पास भी कुछ है। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर मेरी आत्मा को जमा देने वाली गोलियों में से एक खरीदो। यह एक पल में तुम्हारी ऊर्जा को बहाल कर देगी और तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा को भी पुनः प्राप्त कर लेगी। भाइयों, तुम कोई औषधीय गोली नहीं खरीद रहे हो, तुम आध्यात्मिक ऊर्जा खरीद रहे हो। एव, तुम घायल हो। मेंग हाओ के शब्दों ने साधकों का ध्यान भंग कर दिया। उड़ती हुई तलवार ने उनमें से एक के हाथ पर वार किया, जिससे खून का फव्वारा निकल पड़ा। वह चीखते हुए पीछे हट गया। मेंग हाओ उससे भी तेज था, उसका भाषण सुनता रहा और जारी रखता रहा। वह हमेशा की तरह कमजोर और विद्वान दिख रहा था। भाई, अब समय आ गया है। तुम्हारा खून बहुत ज्यादा बह रहा है। जल्दी से खून जमा देने वाली गोली खरीदो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो खतरा बहुत ज्यादा है। यहाँ से चले जाओ। उस आदमी के प्रतिद्वंद्वी ने मेंग हाओ पर चिल्लाते हुए कहा। उसने अपने घायल प्रतिद्वंद्वी पर हमला किया। मुझे एक गोली दे दो, घायल साधक ने कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। कई कदम पीछे हटते हुए उसने अपने दांत पीसते हुए एक स्पिरिट स्टोन निकाला। मेंग हाओ के हाथ से एक रक्त जमावट की गोली उस आदमी के हाथ पर लगे घाव पर लगी। रक्त प्रवाह धीमा होने लगा। उसने अपना ध्यान केंद्रित किया, फिर वापस लड़ाई में कूद पड़ा। अया भाई, लगता है तुम्हारे पास दवा की गोलियां खत्म हो गई हैं। देखो, मेरे पास बहुत सारी हैं। अब जब तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी ने एक खरीद ली है तो वह ऊर्जा से भरपूर है। लेकिन तुम घायल हो। तुम रक्त जमावट की गोली क्यों नहीं खरीदते? अरे नहीं, तुम फिर से कट गए। तुम वाकई बहुत थक गए होगे। धीरे धीरे आगे बढ़ो और निराश मत हो। भाई, मेरे पास अभी भी एक स्केलेटल रिलैक्सेशन पिल है। एक गोली के लिए एक स्पिरिट स्टोन। आपको जल्दी से गोलियां खरीद लेनी चाहिए। ऋषियों ने कहा, स्पिरिट स्टोन की कीमत होती है, लेकिन एक जीवन अमूल्य है। मेंग हाओ ने धीरे धीरे उनका चक्कर लगाया। निश्चित रूप से उनके पास औषधीय गोलियां खत्म हो गई थी और जल्द ही उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया। एक दूसरे से दबाव महसूस करते हुए उन्होंने काफी कुछ खरीद लिया। लड़ाई और भी गंभीर हो गई। आज उनकी लड़ाई 4 या 5 सामान्य लड़ाइयों से ज्यादा तीव्र थी। मूल रूप से यह एक बहुत ही सरल लड़ाई थी, लेकिन यहाँ पिल कल्टीवेशन वर्कशॉप आउटलेट के साथ चीजें जटिल हो गईं। खतरनाक लड़ाई के साथ चोट भी आती है। दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। फ्लॉप फ्लॉप। दोनों पुरुषों ने आखिरकार अपनी सारी ऊर्जा खत्म कर दी थी। वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। स्पिरिट स्टोन खत्म हो गए और औषधीय गोलियां खाली गईं। यहाँ तक कि उनकी जादुई वस्तुएं भी युद्ध में नष्ट हो गईं। ऐसा लगता है कि उनकी बुद्धि के साथ साथ वे भी नष्ट हो गईं। कितना दुखद है। जहां तक मेंग हाओ का सवाल है, उसने उनकी जान बचाई थी, या कम से कम एक की जान। अपना बैनर उठाकर वह एक बार फिर पठार के चारों ओर घूमता रहा और एक बार फिर 2 साधकों को भयंकर युद्ध में उलझा हुआ पाया। देखने से ऐसा लग रहा था कि भले ही उनके पास उपचार करने वाली दवाई हो, लेकिन अब तक वह चली गई थी। चमकती आंखों से उसने बैनर को उन दोनों के बगल में खड़ा कर दिया। भाइयों, आपकी शक्ल खराब लग रही है और आपको कुछ गंभीर चोटें भी लगी हैं। लेकिन डरो मत, मेरे पास औषधीय गोलियां हैं। एक स्पिरिट स्टोन से एक गोली मिलती है, आपकी रिकवरी की गारंटी है। तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? मुझे मत बताओ कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। अभी अभी एक दूसरे शिष्य ने मेरी कुछ गोलियां खरीदी। उसके प्रतिद्वंद्वी की मौत हो गई। कुछ ही देर में हर आदमी ने एक गोली खरीदी, फिर दोबारा और फिर से, जब तक कि उनके पास स्पिरिट स्टोन नहीं बचे। बहुत ज्यादा घमासान लड़ाई के बाद उन्होंने अपनी लड़ाई बराबरी पर समाप्त की, जिसमें खाली बैग के अलावा कुछ भी नहीं दिखा। मेंग हाओ ने अपना सिर हिलाया, बैनर उठाया और व्यापार करने के लिए एक नई जगह ढूंढ ली। सूर्यास्त के समय तक मेंग हाओ सार्वजनिक क्षेत्र में हर जगह औषधीय गोलियां बेच रहा था। अंत में वह जहां भी जाता, लड़ाई तुरंत बंद हो जाती और प्रतिभागी चले जाते। अंततः मेंग हाओ ने खाली सार्वजनिक क्षेत्र को देखा। संतुष्ट होकर अपने बैग को थपथपाते हुए वह चला गया। जब वह अमर गुफा में पहुंचा तो रात हो चुकी थी। वह पालथी मारकर बैठ गया और उत्साहित होकर अपनी लूट का हिसाब लगाने लगा। 1, 2, जैसे जैसे वह गिनता गया, वह और भी उत्साहित होता गया। कुल मिलाकर मेरे पास 53 हैं। मैं अमीर हूँ। ये तरीका लोगों को लूटने से कहीं ज्यादा तेज है। यह ज्यादा सुरक्षित भी है। हत्या की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास ज्यादा औषधीय गोलियां नहीं बची हैं, इसलिए कल मैं पिल कल्टीवेशन वर्कशॉप जाऊंगा और कुछ और खरीदूंगा। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा कारोबार अच्छा चले, तो मुझे इस महीने की सारी हीलिंग दवाइयां खरीद लेनी चाहिए। अगर मेरे पास पर्याप्त स्पिरिट स्टोन नहीं है, तो मैं बस उतनी ही खरीदूंगा जितनी मैं खरीद सकता हूँ। गोलियां जितनी कम होंगी, उन्हें बेचना उतना ही आसान होगा। मेंग हाओ ने बेहोश साधक से लिया गया बैग खोला। उसके अंदर कुछ स्पिरिट स्टोन, 2 स्पिरिट कंडेंसेशन पिल्स और एक गुलाबी रंग की औषधीय गोली थी। उसने गोली को उठाया और उसकी जांच की। उसने पहचाना कि यह पिल कल्टीवेशन वर्कशॉप की कॉस्मेटिक कल्टीवेशन पिल्स में से एक है, जो एक महंगी गोली है। इसकी कीमत लगभग 10 स्पिरिट कंडेंसेशन पिल्स के बराबर थी और इसे उपलब्ध सबसे महंगे उत्पादों में से एक माना जा सकता है। ये गोली व्यक्ति के शारीरिक रूप को बनाए रखने के लिए बनाई गई है। इसे खुद पर इस्तेमाल करना मेरे लिए बेकार होगा। उसने सोचा कि पिछले मालिक ने शायद किसी महिला शिष्य को खुश करने की कोशिश की होगी। इस विषय पर और कुछ न सोचते हुए उसने गोली को अपने बैग में रख लिया। जब वह सभी आत्मा पत्थरों और औषधीय गोलियों को संतुष्ट होकर देख रहा था, तो अमर गुफा का मुख्य द्वार अचानक चरमराया और खुलने लगा। यह इतनी जल्दी हुआ कि मेंग हाओ को अपनी सारी लूट समेटने का समय ही नहीं मिला। चांदनी के प्रभामंडल से घिरी एक महिला अंदर आई।
वह सुंदर थी, लेकिन ठंडी और भावशून्य। उसने एक लंबा चांदी का लबादा पहना हुआ था जिससे ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद चांद को धारण कर लिया हो। यह कोई और नहीं बल्कि रिलायंस इनसेक्ट की बड़ी बहन जू थी। जैसे ही वह अमर गुफा में दाखिल हुई, चांदनी आत्मा के पत्थरों और औषधीय गोलियों पर पड़ी जो मेंग हाओ के सामने पड़ी थी। अचानक उसके ठंडे व्यवहार में आश्चर्य की एक झलक उभरी। नमस्कार, बड़ी बहन जू, मेंग हाओ ने कहा, अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके दाहिने हाथ ने स्पिरिट स्टोन और औषधीय गोलियां उठाईं। वह वहीं खड़ा रहा, शर्मिंदा दिख रहा था। बड़ी बहन जू ने कुछ नहीं कहा। उसने बस मेंग हाओ को देखा, सिर हिलाया, फिर जाने के लिए मुड़ गई। आश्चर्यचकित होकर मेंग हाओ उसके पीछे गया। बड़ी बहन जू, आपने यहाँ आने का कष्ट किया, तो थोड़ा रुक क्यों नहीं जाती? कोई जरूरत नहीं है, उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। मैं कल से एकांत ध्यान में जाऊंगी और मैं सिर्फ तुम्हारा हालचाल जानना चाहती थी। उसने उसे देखा, फिर गुफा से बाहर चली गई। मेंग हाओ को शर्मिंदगी महसूस हुई, उसे पछतावा हुआ कि उसने आत्मा के पत्थरों को जल्दी से इकट्ठा क्यों नहीं किया। उस स्थिति में वह थोड़ा और बुरा दिख सकता था और शायद एल्डर सिस्टर जू उसकी कुछ और मदद करने को तैयार होती। उसी समय उसे अपने दिल में थोड़ी गर्मी महसूस हुई। बड़ी बहन जू ठंडी और उदासीन लग रही थी, लेकिन वह उसे देखने के लिए यहाँ आई थी, जिसका मतलब था कि वह उसे याद करती थी। उसका दिल धड़क रहा था। उसने अपने बैग को थपथपाया और गुलाबी रंग की औषधीय गोली निकाली। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता था, बड़ी बहन जू। मैंने काफी मात्रा में स्पिरिट कंडेंसेशन गोलियां जमा की थी ताकि मैं उन्हें इस कॉस्मेटिक कल्टीवेशन गोली के बदले में दे सकूं। कृपया इसे स्वीकार करें। मेरी नज़र में केवल आप ही ऐसी गोली के योग्य हैं। जिस क्षण से मैंने संप्रदाय में प्रवेश किया, मैंने एक सपना देखा है कि आप हमेशा जवान रहेंगी और हमेशा सुंदर रहेंगी। बिना पलक झपकाए उसने गंभीरता और सम्मानपूर्वक गोली आगे बढ़ा दी। बड़ी बहन जू ने चलना बंद कर दिया और पीछे मुड़कर देखा। उसने चुपचाप उसके हाथ में रखी गोली को देखा, फिर उसे स्वीकार कर लिया। भले ही आत्मा संघनन गोलियां संप्रदाय में आम हैं, वे केवल क्यूई संघनन के 5वें स्तर तक ही प्रभावी हैं। हम साधक अपने साधना आधार को बहुत महत्व देते हैं। हम साधना की दुनिया में रहते हैं, एक ऐसी जगह जहां जीवन और मृत्यु संतुलन में लटके रहते हैं। आप भविष्य में ऐसे नहीं हो सकते। आप बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन आपको अपनी साधना पर और अधिक काम करने की आवश्यकता है। ये पहली बार था जब मेंग हाओ ने एल्डर सिस्टर जू को इतना बोलते हुए सुना था। जब वह बोल रही थी तो उसने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। जब तक बड़ी बहन जू को ये पसंद है, मैं इसके लिए व्यापार करने को तैयार हूँ, उसने अपना सिर नीचे करके और पलकें झपकाते हुए कहा। वह थोड़ा शर्मीला लग रहा था। ये गोली, इस बार मैं इसे स्वीकार कर लूंगी, लेकिन अगली बार अपनी गोलियों का इस तरह से व्यापार मत करना। उसने गोली को दूर रख दिया, एक पल के लिए झिझकी, फिर एक गुलाबी रंग का जेड पेंडेंट निकाला जिसे उसने मेंग हाओ को सौंप दिया। यह एक जादुई वस्तु है, उसने कहा। तुम्हें अपनी रक्षा करनी होगी। वह पहाड़ से नीचे उतरने लगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी बहन जू, मेंग हाओ ने कहा। क्या आप मुझे आपके साथ चलने की अनुमति देंगी? मैंने आपको बहुत समय से नहीं देखा है और मेरे पास साधना के बारे में कुछ प्रश्न हैं, जिन्हें मैं आशा करता हूं कि आप मेरे लिए स्पष्ट कर सकेंगी। वह जानता था कि यह एक महत्वपूर्ण अवसर था। वह एकमात्र व्यक्ति था जिस पर उसे भरोसा था, इसलिए उसे उसके करीब जाने की आवश्यकता थी। यदि वह उसके साथ बाहरी संप्रदाय के माध्यम से चल सकता है और दूसरों को दिखाई दे सकता है, तो शायद भविष्य में कम लोग उसके साथ खिलवाड़ करने को तैयार होंगे। बड़ी बहन जू झिझकी। वह एक उदासीन व्यक्ति थी और आमतौर पर ज्यादा कुछ नहीं बोलती थी। उसने कभी पुरुष संप्रदाय के सदस्यों के साथ समय नहीं बिताया था और मेंग हाओ को उसके बगल में खड़ा देखना थोड़ा अजीब लगा। वह मना करने वाली थी, लेकिन जब उसने बोलना समाप्त किया तो उसने शर्म से कॉस्मेटिक कल्टीवेशन पिल के बारे में सोचा जो उसने उसे दी थी और उसने चुपचाप सिर हिला दिया। जब वे चल रहे थे तो चांद की हल्की रोशनी उन दोनों पर पड़ रही थी। तभी उत्तरी पर्वत की चोटी पर एक लंबा बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ, जिसने भूरे रंग का लबादा पहना हुआ था। जब उसने नीचे की ओर देखा तो उसके चेहरे पर प्रशंसा की झलक दिखाई दी। बहुत बढ़िया, ये पिल्ला मेंग हाओ बिल्कुल भी बुरा नहीं है। वह वास्तव में रिलायंस संप्रदाय की सही व्याख्या को समझता है। वह जानता है कि किसी पर भरोसा कैसे किया जाए, और वह ये भी जानता है कि अगर वह उस व्यक्ति के साथ अपने रिश्ते की रक्षा करता है तो उसके पास हमेशा कोई न कोई होगा जिस पर वह भरोसा कर सके। ये वही बूढ़ा आदमी था जिसने गोली वितरण दिवस पर मेंग हाओ के लिए प्रशंसा व्यक्त की थी। जितना अधिक उसने मेंग हाओ के बारे में जाना, उतना ही वह उसे पसंद करने लगा। अध्याय 13, मर्दाना काओ यांग। एल्डर सिस्टर जू एक बाघ की खाल की तरह थी, जिसे पहनकर जब बाहरी संप्रदाय में टहलते थे तो तुरंत ध्यान आकर्षित होता था। जब बाहरी संप्रदाय के शिष्यों ने एल्डर सिस्टर जू को मेंग हाओ के साथ चलते देखा तो उनके चेहरे पर अजीब भाव भर गए। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए सच था जिन्होंने उस दिन पहले मेंग हाओ से दवाइयां खरीदी थी। नफरत पनपी और फिर दब गई। जहां तक उच्च स्तरीय साधना आधार वाले लोगों का प्रश्न था, वे नहीं जानते थे कि पठार पर क्या हुआ था, किंतु फिर भी उन्होंने मेंग हाओ को पहचान लिया तथा अनुमान लगाया कि वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। वास्तव में मेंग हाओ को यह पता नहीं था, लेकिन वह पिछले 2 महीनों में बाहरी संप्रदाय में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया था। जहां तक उनका सवाल था, सबसे महत्वपूर्ण बात थी हर दिन गुजारना। अभी रात थी और ज्यादा शिष्य वहां नहीं थे। उनमें से आधे ने भी ये दृश्य नहीं देखा, यह महसूस करते हुए कि उसका अवसर आसानी से नहीं मिलने वाला था और उसे खोना नहीं चाहिए। मेंग हाओ ने अपने सबसे अच्छे विनम्र विद्वान शब्दों के साथ बकबक की। वह चुप रहने वाली बड़ी बहन जू को गोली साधना कार्यशाला में ले गया, जहां मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने, जो घबराया हुआ और चिंतित था, उसे बहुत कम कीमत पर सभी तरह की उपचारात्मक गोलियां बेची। उसने जितनी गोलियां ली थी, उन्हें फिर से भरने में महीनों लग गए। वे खजाने के मंडप में भी गए।
जब बड़ी बहन जू ने चतुर दिखने वाले आदमी को क्रूरता से देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने चुपके से मेंग हाओ को एक स्पिरिट स्टोन थमा दिया और संकेत दिया कि वह किसी भी समय तांबे का दर्पण बदल सकता है। मेंग हाओ ने घृणा से देखते हुए एक ठंडी चीख मारी और उस आदमी से कहा कि उसने बहुत पहले दर्पण खो दिया था। खजाना मंडप भाई ने जोर से हंसते हुए माफी मांगी। उसने उससे कहा कि चिंता मत करो कि दर्पण अतीत में खो गया था और हमेशा 2 या 3 साल के भीतर फिर से मिल जाता था। पूर्वी पर्वत की तलहटी में मेंग हाओ ने बड़ी बहन जू को चांदनी से घिरी हुई दूर तक जाते देखा। ये पहली बार था जब उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में अविश्वसनीय रूप से सुंदर थी, किसी प्रकार की अमर देवी की तरह। बहुत बुरा हुआ कि वह इतनी ठंडी है, अन्यथा मैं उससे शादी करने के बारे में सोचता। वह कुछ देर तक बेकार में कल्पना करता रहा, फिर कुछ सूखी खांसियां लीं और अमर गुफा की ओर वापस चला गया। रात बिना किसी घटना के बीत गई और अगले दिन सुबह सुबह जब भोर की पहली किरणें दिखाई दी, मेंग हाओ पूरे जोश के साथ पठार की ओर चल पड़ा। मैं क्यूई कंडेंसेशन के तीसरे स्तर के शिखर से बस एक कदम दूर हूँ। ये बहुत बुरा है कि मेरे पास सही औषधीय गोलियां नहीं हैं। राक्षसी कोर आसानी से नहीं मिलते और मुझे उस काले पहाड़ पर जाना होगा जो बहुत खतरनाक है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, एक विचार बनने लगा। अब मेरा लक्ष्य स्पिरिट स्टोन्स इकट्ठा करना है। फिर अगली बार जब मैं डेमोनिक कोर प्राप्त कर पाऊंगा तो मैं प्रगति की एक बड़ी छलांग लगा पाऊंगा। अगर मैं क्यूई कंडेंसेशन के 5वें स्तर तक पहुंच सकता हूं। उसका दिल धड़कने लगा और उसकी आंखें प्रत्याशा से चमक उठी। बाहरी संप्रदाय में 5वें स्तर पर होने से आप एक तरह के स्वामी बन जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप पवन चालन तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। मेंग हाओ ने बड़े भाई वांग तेंगफेई के बारे में सोचा और कैसे वह जमीन से 7 इंच ऊपर मंडरा सकता था और उसका दिल और भी तेजी से धड़कता था। जल्द ही पठार उसके सामने आ गया और वह तेजी से आगे बढ़ा। एक विनम्र विद्वान की तरह वह चट्टान पर पैर मोड़कर बैठ गया। जल्द ही अधिक से अधिक साधक दिखाई देने लगे, जिनमें से कुछ ऐसे भी थे जो पिछले दिन मौजूद नहीं थे। युद्ध की आवाजें हवा में भर गईं, साथ ही खून जमा देने वाली चीखें भी। मेंग हाओ ने दृश्य को स्कैन किया, दिन के अपने पहले संभावित ग्राहक को चुनने की कोशिश कर रहा था। उसने यह नहीं देखा कि सार्वजनिक क्षेत्र के दूसरे हिस्से में एक आदमी भीड़ के बीच से सावधानी से अपना रास्ता बना रहा था। साधक धीरे धीरे चलता हुआ चारों ओर देखता हुआ। अचानक उसकी नजर मेंग हाओ पर पड़ी और उसका शरीर कांप उठा। वह चलना बंद कर दिया। यह मेंग हाओ का पिछले दिन का पहला ग्राहक था। उसने खुद देखा था कि मेंग हाओ ने अपने प्रतिद्वंद्वी को पटक दिया था और फिर उसके बाद शर्मीला व्यवहार किया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह आज वापस आएगा, फिर भी वह वहां था। वह अभी भी यहाँ कैसे है? वह ठग, उसका सामान बहुत महंगा है। कल्टीवेटर को घृणा और भय दोनों महसूस हुए। एक गहरी सांस लेते हुए वह जाने ही वाला था जब अचानक उसकी नजर एक मर्दाना शिष्य पर पड़ी जो सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था। ये काओ यांग है। वह दूसरे स्तर के शिखर पर है, तीसरे से बस एक कदम दूर। उसका चचेरा भाई लू होंग लो लेवल पब्लिक जोन में नंबर 1 शिष्य है। उसकी बदौलत काओ यांग लोगों को धमका सकता है और लड़ते समय लोगों को चोट पहुंचाने के लिए घृणित रणनीति का इस्तेमाल कर सकता है। लोग गुस्सा हो जाते हैं लेकिन कुछ नहीं कहते। अगर कोई और होता तो लोग बहुत पहले ही उस पर हमला कर देते। वह कल नहीं दिखा, इसलिए चीजें अपेक्षाकृत आसानी से चली गईं। आज का दिन अच्छा होने वाला है। साधक थोड़ा और करीब आ गया। उसे यकीन था कि काओ यांगपिल कल्टीवेशन वर्कशॉप आउटलेट वाले आदमी को भड़का देगा। ये देखते हुए कि वह उन दोनों से नफरत करता था, वह उनकी दुर्दशा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आसपास खड़े कुछ लड़ाकों ने काओ यांग को देखा और उनके हाव भाव बदल गए। वे जल्दी से एक तरफ हट गए क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वे मर्दाना शिष्य के क्रोध का शिकार न हो जाएं। काओ यांग ने ठंडी सांस ली। वह लंबा, सख्त और तगड़ा था। उसकी ठंडी, सख्त निगाहें डराने वाली थीं, मानो लो लेवल पब्लिक जोन उसका अपना पिछवाड़ा हो। 2 या 3 लोगों के अलावा जिनके साथ वह उलझना नहीं चाहता था, उसने सभी को नीची नजर से देखा। भौहें सिकोड़ते हुए उसने सोचा कि उसने अपने अच्छे दोस्त झाओ बुगान को हाल ही में क्यों नहीं देखा। इससे उसका मूड खराब हो गया, इसलिए वह औषधीय गोलियां चुराने के लिए किसी नौसिखिए की तलाश में इधर उधर घूमता रहा। तभी उसकी नजर मेंग हाओ और उसके बगल में लगे बड़े बैनर पर पड़ी। पहले तो उसने उसे मुश्किल से देखा था, लेकिन फिर उसने दूर से प्रसन्नचित कल्टीवेटर को ये सब देखते हुए देखा और उसकी दिलचस्पी जाग उठी। जाओ जाओ जल्दी से, कल्टीवेटर ने धीमे स्वर में कहा। उसे अचानक एहसास हुआ कि लड़ाई देखना उसमें भाग लेने से कहीं ज्यादा दिलचस्प था। शायद उसकी बुदबुदाहट का कुछ असर हुआ, क्योंकि काओ यांग ने अपनी आंखें घुमाईं और फिर मेंग हाओ की ओर बढ़ा। लोग जल्दी से उसके रास्ते से हटने लगे। मेंग हाओ हमेशा की तरह दृढ़ निश्चयी होकर चट्टान पर बैठा था और अपनी दवाइयां बेचने की तैयारी कर रहा था। लेकिन जब उसने काओ यांग को अपनी ओर आते देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता। उसने अपना सिर उठाया और थोड़ी दया महसूस की। यह आदमी उसके लिए कोई अजनबी नहीं था। ये वही हिंसक आदमी था जिसे उसने कुछ दिन पहले देखा था। मेंग हाओ वहां बैठा था, एक कमजोर विद्वान। शर्मीले और थोड़े उत्साही दिखते हुए उसने कहा, भाई, ये हमारे व्यापार का दूसरा दिन है। सभी गोलियां स्टॉक में हैं और हर एक लड़ाई के लिए आवश्यक है। क्या आप कुछ खरीदना चाहेंगे? काओ यांग ने उसे देखा लेकिन उसके साधना आधार का अनुमान लगाने में असमर्थ था। यदि किसी व्यक्ति का क्यूई संघनन स्तर 7वें से नीचे है तो जब तक वे जानबूझकर आध्यात्मिक ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करते, उनका साधना आधार गतिहीन रहेगा और यह देखना असंभव है कि वे कितने शक्तिशाली हैं। क्यूई संघनन के 7वें स्तर पर ही ये दूसरों को दिखाई देता है। इसलिए उसके पास मेंग हाओ के स्तर को जानने का कोई तरीका नहीं था। जब मैं चीजें खरीदता हूं तो मुझे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती।
अपनी सारी दवाइयां और स्पिरिट स्टोन दे दो। अगर तुम टालमटोल करोगे तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। उसकी आंखें चमक उठी और उसका लहजा पूरी तरह से बलशाली और दबंग था। आखिरकार ये लो लेवल पब्लिक जोन था और यहाँ हर कोई उसका सम्मान करता था। उसका चचेरा भाई लू होंग था। जहां तक उसका सवाल था, मेंग हाओ कोई नहीं था। दूर से मेंग हाओ का पहला ग्राहक उत्सुकता से कार्यवाही देख रहा था। उसने धीरे से कहा, उसे पीट पीट कर मार डालो, उसे पीट पीट कर मार डालो। उसे भी नहीं पता था कि वह किस पार्टी की बात कर रहा था। भाई, ऋषियों ने कहा है, चोरी करना अच्छा नहीं है, मेंग हाओ ने विनम्रता से कहा। देखो, चलो कुछ बातें करते हैं। मैं यहाँ एक व्यवसाय चला रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी तक दुकान भी नहीं खोली है। मेरे पास पहले से ही स्पिरिट स्टोन कैसे हो सकते हैं? ऋषि, इस पठार पर मैं ही ऋषि हूँ, काओ यांग ने कहा, मेंग हाओ की बात सुनकर और भी अधिक आश्वस्त महसूस करते हुए। अगर मैं तुम्हें पीटना चाहूँ तो मुझे कौन रोकेगा? अगर मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े करना चाहूँ तो कौन एक शब्द भी बोलेगा? यह मानते हुए कि मेंग हाओ डर गया था, वह दिल खोलकर हंसा और एक कदम आगे बढ़ा। वह बहुत करीब था और उसकी आंखों से अहंकार झलक रहा था। भाई, मैंने आपको भड़काने के लिए कुछ नहीं किया। इसके अलावा मैं सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं हूँ। देखो, मैं सीमाओं के बाहर हूँ। एक लंबा चेहरा बनाते हुए मेंग हाओ चट्टान पर खड़ा हो गया, तर्कसंगत रूप से बोलने की कोशिश कर रहा था। तुम सच में बकवास कर सकते हो, मर्दाना काओ यांग ने अधीरता से कहा। अगर मैं कहता हूँ कि तुम अंदर हो तो तुम अंदर हो। वह बैनर के पास से आगे बढ़ा, फिर मेंग हाओ पर अपना हाथ घुमाया। क्या बदमाश है? जब उसने मर्दाना काओ यांग का हाथ हिलते देखा तो मेंग हाओ का चेहरा चमक उठा और वह एक अलग व्यक्ति में बदल गया। जैसे ही काओ यांग आगे बढ़ा, वह भी आगे बढ़ा और उसकी दाहिनी हथेली बाहर निकल आई। एक जोरदार धमाका हुआ, फिर मर्दाना काओ यांग के मुंह से एक भयानक चीख निकली, उसके बाद खून का फव्वारा फूट पड़ा। उसका शरीर कुछ दूर पीछे की ओर उड़ गया, उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। उसकी साधना का स्तर कल मेंग हाओ द्वारा मारे गए साधक से अधिक था, इसलिए वह बेहोश नहीं हुआ। लेकिन दर्द ने उसके शरीर को झकझोर दिया। जब वह अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था तो मेंग हाओ उसके बगल में आ गया और उसे बुरी तरह से जमीन पर पटक दिया। ऋषियों ने कहा, यदि आप बिना भुगतान किए चीजें लेते हैं तो आप मौत को आमंत्रित कर रहे हैं। मैंने तुमसे कहा था, मैं एक व्यवसाय चला रहा हूं और मैंने अभी तक दुकान नहीं खोली है। मेरे पास कोई स्पिरिट स्टोन नहीं है। बोलते बोलते उसने काओ यांग को बेरहमी से रौंदना जारी रखा। मर्दाना आदमी की तीखी, दयनीय चीखें पठार पर गूंज रही थी, जो मेंग हाओ के हर शब्द पर विराम लगा रही थी। उसने अपने हाथों से अपना सिर सुरक्षित रखा और इधर उधर लुढ़कने लगा। जल्द ही पैरों के निशान उसके हरे लबादे पर छा गए। मैंने तुमसे कहा था कि मैं सार्वजनिक क्षेत्र के बाहर था, अंदर नहीं, मेंग हाओ ने गुस्से से कहा। मर्दाना आदमी की भयानक चीखें कमजोर पड़ने लगी और ऐसा लग रहा था कि जल्द ही उसके पास चिल्लाने की भी ताकत नहीं बचेगी। देखने वाले सभी साधक अपनी सांस रोककर मेंग हाओ को अपने पूरे गुस्से में देख रहे थे। उनमें से कुछ लोग एक दिन पहले भी वहां मौजूद थे और उन्हें लगने लगा कि उन्हें किस्मत का साथ मिला है। जो सबसे ज्यादा चीजों को समझता था, वह कल का पहला ग्राहक था। मर्दाना काओ यांग को चिल्लाते हुए और मेंग हाओ के उग्र भाव को देखते हुए जब वह ऊपर नीचे कूद रहा था तो उसे अचानक पसीना आने लगा और वह कांपने लगा। जितनी देर वह देखता रहा, उतना ही उसे लगा कि मेंग हाओ वाकई डरावना और खतरनाक था। ऐसा लग रहा था कि काओ यांग बेहोश होने वाला था। मौत की छाया उसके ऊपर तैरती हुई लग रही थी। उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी। फिर उसने कांपते हुए अपना बायां हाथ ऊपर उठाया। उसमें एक स्पिरिट स्टोन था। मैं कुछ दवा खरीदूंगा, वह चिल्लाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर जितना हो सके उतनी जोर से चिल्लाया। जाहिर तौर पर उसे डर था कि मेंग हाओ उसे सुन नहीं पाएगा। मेंग हाओ रुक गया, उसका पैर हवा में था। उसका उग्र भाव गायब हो गया, उसकी जगह मासूम विद्वान का भाव आ गया। एक सौम्य मुस्कान के साथ उसने स्पिरिट स्टोन ले लिया। तुमने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? उसने काओ यांग को खड़े होने में मदद की और उसके लबादे पर पड़े धूल भरे पैरों के निशानों को साफ किया। उसका मर्दाना शरीर कांप उठा और वह भयभीत होकर मेंग हाओ को देखने लगा। उसे देखते हुए काओ यांग तुरंत वहां से निकल जाना चाहता था ताकि वह मानव वेश में राक्षस से जितना संभव हो सके उतना दूर निकल जाए। अब तक वह कल वाले किसान जैसा ही था। भाई, तुम्हारी वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि एक औषधीय गोली तुम्हें केवल अस्थायी रूप से ही मदद करेगी। उसने काओ यांग के कंधों को पकड़ लिया। वह एक पल के लिए विचार में रुक गया। तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन हैं, तुम कुछ और क्यों नहीं खरीदते? अध्याय 14, धमकियां। ये सुनते ही काओ यांग का शरीर अकड़ गया। सिर्फ वही नहीं था, सभी लोग पीछे हट गए और मेंग हाओ को डर से देखने लगे। खरीदो और खरीदो, काओ यांग ने कांपते हुए कहा। उसकी आवाज कमजोर थी। अगर मेंग हाओ ने उसे थामकर नहीं रखा होता तो वह गिर जाता। एक गोली, एक स्पिरिट स्टोन, मेंग हाओ ने विनम्रतापूर्वक कहा। उसने अपने बैग से कई एंटी हेमोस्टेसिस गोलियां निकाली। मैं सभी ग्राहकों के साथ ईमानदार हूं, भाई, कृपया निश्चिंत रहें। मैं आपकी बदकिस्मती का फायदा उठाकर कीमतें नहीं बढ़ाऊंगा। बस आसपास के किसी भी भाई से पूछ लें। पिल कल्टीवेशन वर्कशॉप आउटलेट की प्रतिष्ठा काफी अच्छी है। सारी गोलियां देखकर काओ यांग का चेहरा पीला पड़ गया। फिर उसने मेंग हाओ के चेहरे पर सौम्य भाव देखा और उसकी पीठ ठंडी हो गई। उसका दिल कांप उठा, उसने दांत पीस लिए। भाई, आप वाकई अच्छे और बुरे में फर्क कर सकते हैं। ये असली पिल कल्टीवेशन वर्कशॉप उत्पाद हैं। बोलते बोलते उसने कुछ ब्लड कोएगुलेशन गोलियां निकाली और उन्हें आगे बढ़ाया। काओ यांग ने चौंक कर औषधीय गोलियों को देखा, फिर मेंग हाओ के बैग पर कड़वी नजर डाली। उसने मेंग हाओ के चेहरे पर नजर डाली और देखा कि वह चिंता और चिंता से भरा हुआ था। काओ यांग बेवकूफ नहीं था और वह मेंग हाओ के इरादों को समझता था। उसके दिल से खून सूख गया।
लेकिन अभी उसकी जिंदगी सबसे महत्वपूर्ण चीज थी और उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने अपने बैग से और स्पिरिट स्टोन निकाले और अनिच्छा से उन्हें सौंप दिया। मेंग हाओ ने मुस्कुराते हुए उन्हें ले लिया, फिर एक एक करके औषधीय गोलियां काओ यांग के हाथ में रख दी। कुछ ही समय में काओ यांग के बैग में मौजूद स्पिरिट स्टोन्स की जगह औषधीय गोलियों का ढेर लग गया। काओ यांग का दिल और भी ज्यादा रो पड़ा। वह दुखी दिख रहा था और कांप रहा था। तभी उसने देखा कि मेंग हाओ के हाथ में अभी भी 5 गोलियां थीं और उसके चेहरे पर सदमे और हताशा के भाव थे। ये दूसरी गोलियां तुम्हें ठीक होने में मदद करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। ये 5 गोलियां उसके बाद के लिए हैं, ताकि तुम अपना स्वास्थ्य बनाए रख सको। उसने काओ यांग को देखते हुए विचारपूर्वक कहा। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, सचमुच में नहीं बचा है, काओ यांग ने मेंग हाओ की ओर देखते हुए रोने के बारे में कहा। मेंग हाओ ने कुछ नहीं कहा, हमेशा की तरह मिलनसार दिख रहा था। काओ यांग की खोपड़ी में झुनझुनी हो रही थी। अपने दांत पीसते हुए और अपनी परेशानी को अनदेखा करते हुए उसने कुछ जादुई वस्तुएं निकाली, जिनमें उड़ने वाली तलवारें, जादू की छड़ियां, आत्मा संघनन गोलियां और ऐसी ही अन्य चीजें शामिल थीं। मेरे पास कोई आत्मिक पत्थर नहीं है, केवल ये चीजें हैं, उसने हताश होकर कहा। जादुई वस्तुएं भी स्वीकार्य हैं, मेंग हाओ ने कहा और उन्हें अपने बैग में रख लिया। कुछ ही क्षणों बाद काओ यांग औषधीय गोलियों का बंडल लेकर कुछ साथी शिष्यों की बाहों का सहारा लेकर लंगड़ाते हुए चला गया। मेंग हाओ ने संतुष्ट होकर अपने बैग को थपथपाया। अभी सुबह ही हुई थी और उसने पहले ही सब कुछ बेच दिया था। उसने तय किया कि आगे रहते हुए ही काम छोड़ देना सबसे अच्छा है, इसलिए उसने अपना झंडा उठाया और बचे हुए साधकों से कहा कि वह उनसे कल मिलेगा। पठार से नीचे उतरते ही बातचीत शुरू हो गई। आधा महीना बीत गया। इस दौरान मेंग हाओ निचले स्तर के शिष्यों के बीच काफी प्रसिद्ध हो गया। वे सभी पठार पर स्थित पिल कल्टीवेशन वर्कशॉप आउटलेट के बारे में जानते थे। इससे भी ज्यादा चर्चा उस दुकान के मालिक की थी, जो देखने में एक नाजुक विद्वान लगता था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत उग्र था। अफवाहें फैल गईं। एक दोपहर काओ यांग अपने घर से बाहर निकला, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसके खराब रंग के बावजूद उसके घाव ठीक हो गए थे। उसने मेंग हाओ से बहुत ज्यादा कीमत पर जो गोलियां खरीदी थी, वे वास्तव में उसे ठीक होने में काफी कारगर साबित हुई। वह पिछले आधे महीने से छिपा हुआ था और आज पहला दिन था जब वह घूम पाया था। पहले तो वह हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार आउटर सैक से होते हुए एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहां कुछ इमारतें थीं। वह उनमें से एक के सामने रुक गया। काओ यांग बड़े भाई लू से मुलाकात का अनुरोध करते हैं, उन्होंने बाहर खड़े होकर उनके सामने आदरपूर्वक हाथ जोड़ते हुए कहा। अंदर एक आदमी बैठा था जो लगभग 30 साल का था और उसने हरा लबादा पहना हुआ था। वह कोई सुंदर आदमी नहीं था, बल्कि बहुत घमंडी लग रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और वह काओ यांग को मूल्यांकन करते हुए देख रहा था। क्या हुआ? उसने शांत भाव से पूछा। ठीक है, बड़े भाई लू, मैं कुछ दिन पहले मुझे लूट लिया गया था। काओ यांग ने घबराते हुए यह बात कही। बाहर के लोगों ने कहा कि बड़े भाई लू उनके चचेरे भाई हैं, लेकिन वास्तव में वे रिश्तेदार नहीं थे। बड़े भाई लू आमतौर पर एकांत में ध्यान करते थे और वास्तव में काओ यांग की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे। वह जानता था कि जब भी काओ यांग को कोई कठिनाई होगी, वह उसे फोन करेगा। उसकी बातें सुनकर बड़े भाई लू थोड़े नाराज हुए। किसने तुम्हें लूटा? उसने शांत भाव से पूछा। काओ यांग ने उत्तर दिया, यह मेंग हाओ नाम का एक बाहरी संप्रदाय का शिष्य था। मेंग हाओ? बड़े भाई लू ने एक पल सोचा। काओ यांग ने घृणा से कहा, वह पूरी तरह से अज्ञानी और अक्षम है। लेकिन उसने पठार पर एक दुकान खोली है, जहां वह युद्ध में घायल होने वाले शिष्यों को औषधीय गोलियां बेचता है। औषधीय गोलियां बेच रहे हो? बड़े भाई लू ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उसकी आंखें चमक उठी। हाँ, अब वह निम्न स्तर के सबसे प्रसिद्ध शिष्यों में से एक है। उसने वह दुकान खोली और फिर लोगों को उससे खरीदने के लिए मजबूर करता है। अब हर कोई शिकायत कर रहा है और उसके साथ जुड़ने में शर्म महसूस कर रहा है। वे सभी उससे घृणा करते हैं। उसने स्वर्ग और पृथ्वी के क्रोध को भड़का दिया है। मैं एल्डर ब्रदर लू से न्याय करने की विनती करता हूँ। उस दिन अपने खुद के बुरे अनुभव के बारे में सोचते हुए काओ यांग के चेहरे पर गुस्सा छा गया। दरअसल बड़े भाई लू को काओ यांग की कही बातों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। फिर भी उनकी आंखें चमक रही थीं। मेरे साधना आधार का ये स्तर उन सभी निम्न स्तर के शिष्यों की वजह से है जिन्हें मैंने लूटा है। रिलायंस संप्रदाय में बिताए अपने इतने सालों में मैंने कभी दुकान खोलने और औषधीय गोलियां बेचने के बारे में क्यों नहीं सोचा। उसने आह भरी और अपनी जांघ पर थपकी दी। अंदर से शोर सुनकर काओ यांग उलझन में इमारत को देखता रहा। उसे समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। उसने पूछने की हिम्मत नहीं की। कुछ ही क्षणों बाद बड़े भाई लू ने उसे भगा दिया, बिना किसी आश्वासन के कि वह बदला लेने में उसकी मदद करेगा। अगली सुबह भोर में मेंग हाओ अपना बैनर लेकर पठार की ओर चल पड़ा। वह अच्छे मूड में था। उसे पठार तक जाने वाले रास्ते पर चलने की आदत हो गई थी। जब वह वहां पहुंचा तो वह चट्टान पर बैठ गया। जैसे ही वह प्रकट हुआ, पठार पर मौजूद अन्य साधकों के चेहरे पीले पड़ गए। पिछले आधे महीने में उन्हें मेंग हाओ ने तब तक सताया था जब तक कि वे पूरी तरह से निराश नहीं हो गए। लेकिन अगर वे नहीं आए तो वे दूसरे शिष्यों से कैसे लूट कर सकते थे। इस क्षेत्र के बाहर हत्या करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उनके पास आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे आमतौर पर यही करते थे कि मेंग हाओ के प्रकट होते ही लड़ाई बंद कर देते थे। लेकिन लोगों में हत्या की भावना अवश्य ही पैदा होगी, दुश्मनी को बढ़ावा मिलेगा। भले ही मेंग हाओ का कारोबार धीमा पड़ गया था, फिर भी उसने मुनाफा कमाया। ये बात ध्यान देने लायक है कि जब से मेंग हाओ ने अपनी दुकान खोली है, तब से मौतों में बहुत कमी आई है। उन्होंने इस बात को तुरंत बताया और यह उनकी बिक्री रणनीति का एक अहम हिस्सा बन गया। हमेशा की तरह मेंग हाओ संभावित ग्राहकों की तलाश में इधर उधर देखने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि यह वास्तव में सबसे अच्छा तरीका नहीं है।
युंजी काउंटी के दुकानदारों के पास हमेशा सहायक होते हैं। जब उसके दिमाग में कोई नया विचार आ रहा था तभी उसकी नजर दूर से एक आदमी पर पड़ी जो लगभग 30 साल का था। वह बहुत घमंडी लग रहा था और उसके हाथ में एक बैनर था जो बिल्कुल मेंग हाओ के बैनर जैसा लग रहा था। बैनर पर कई बड़े अक्षर लिखे हुए थे, गोली खेती कार्यशाला आउटलेट नंबर 2। ये लू होंग था जो निचले स्तर का नंबर 1 शिष्य था। उसका साधना आधार मेंग हाओ के समान था, तीसरे स्तर के शिखर से बस एक बाल की दूरी पर। मेंग हाओ ने उसकी ओर देखा, फिर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बेशक व्यापार में हमेशा नकल करने वाले लोग होते हैं, हालांकि मेंग हाओ बैनर पर नाम से बहुत खुश नहीं था। पठार पर मौजूद दूसरे साधक एक पल के लिए एक दूसरे को देखते रहे, फिर अपनी लड़ाई में लग गए। करीब 1 घंटे बाद मेंग हाओ ने 2 लड़ाकों को देखा। वह जल्दी से उनके पास गया और उनके बगल में अपना झंडा गाड़ दिया। उसी समय लू होंग जल्दी से उनके पास गया और अपना झंडा गाड़ दिया। जैसे ही 2 बैनर लगाए गए, लड़ाकों के पसीने छूटने लगे। जहां तक उनका सवाल है, वहां खड़े लोग बहुत शक्तिशाली थे। आमतौर पर उन्हें असहज करने के लिए एक ही काफी होता है, लेकिन यहाँ 2 लोग खड़े थे, घूर रहे थे। भाई, औषधीय गोली खरीदने से आपकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी, मेंग हाओ ने जल्दी से कहा। एक गोली के लिए एक स्पिरिट स्टोन। मैं सभी ग्राहकों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करता हूँ। लू होंग ने दूसरी तरफ से कहा, लू की गोलियां खरीदो, वे भी उतनी ही कारगर हैं। उसने उन दोनों को देखा, उसकी आंखों में कुछ देर के लिए जानलेवा इरादे चमक उठे। दोनों लड़ाके कांप उठे, उनमें लड़ने की इच्छा खत्म हो गई थी। उन्होंने स्पिरिट स्टोन निकाले और उन्हें लू होंग को सौंप दिया, फिर भाग गए। मेंग हाओ ने भौहें सिकोड़ी। ये स्पष्ट रूप से डकैती थी और अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो पब्लिक जोन जल्द ही खाली हो जाएगा। यह उसकी इच्छा नहीं थी। दोपहर तक मेंग हाओ का कारोबार काफी कम हो गया था। सुबह के एक ऑर्डर के अलावा उसने कुछ भी नहीं बेचा। लू होंग, जो सही और गलत की जरा भी परवाह नहीं करता था, लोगों को खरीदने के लिए मजबूर करता था। अगर वे नहीं खरीदते तो वह उन पर हमला कर देता। जल्द ही पठार पूरी तरह से खाली हो गया। लू होंग ने अपने पास मौजूद दर्जन भर स्पिरिट स्टोन्स को देखा। बाहर से वह शांत और उदासीन दिख रहा था, लेकिन अंदर से वह उत्साह से जल रहा था। ये वास्तव में एक अच्छा व्यवसाय है। अगर मैंने पहले इस बारे में सोचा होता तो इतने सारे निचले स्तर के शिष्यों को लूटने के लिए मेरा मजाक नहीं उड़ाया जाता। काश मेंग हाओ यहाँ नहीं होता, मैं उससे तंग आ चुका हूँ। वह निश्चित रूप से काओयान के कारण नहीं आया था, बल्कि मेंग हाओ के व्यवसाय मॉडल की नकल करने आया था। अब जब उसे इसका स्वाद मिल गया था तो वह एकाधिकार हासिल करना चाहता था। उसने मेंग हाओ को जानलेवा नजरों से देखा। मैं कुछ दिन और अभ्यास करूंगा, उसने सोचा, फिर उसे मार डालूंगा। अगले दिन लू होंग की निम्न स्तर पर नंबर 1 शिष्य के रूप में शक्तिशाली प्रतिष्ठा के कारण सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत कम लोग आए। जो लोग आए वे थे जो पिछले दिन उपस्थित नहीं थे। उनके पास औषधीय गोलियां खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मेंग हाओ लू होंग की तरह व्यापार करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसे एक भी ऑर्डर नहीं मिला। लू होंग जितना ज्यादा मेंग हाओ को देखता, उसकी हत्या की मंशा उतनी ही बढ़ती जाती। तीसरे दिन शाम को जब मेंग हाओ चुपचाप बाहर निकल रहा था, उसने अपने पीछे से लू होंग की घमंडी आवाज सुनी। वहां मौजूद कुछ लोगों ने सब सुन लिया। अगर कल मुझे तुम्हारा बैनर दिख गया तो मैं तुम्हारी खेती के आधार को खत्म कर दूंगा। मेंग हाओ एक पल के लिए रुक गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें ठंडी शक्ति से भर गईं। वह अमर की गुफा में वापस चला गया। तुम ही हो जिसने मेरी नकल की, मेंग हाओ ने कहा, उसकी आंखें उग्र थीं। फिर तुमने मेरा व्यवसाय चुरा लिया, जैसे एक कछुआ कबूतर मैगपाई का घोंसला चुरा लेता है। फिर तुम कहते हो कि तुम मेरी साधना के आधार को अपंग कर दोगे। लू होंग की आंखों में हत्या के बारे में सोचते हुए मेंग हाओ ने अमर की गुफा में दूसरे कमरे का पत्थर का दरवाजा खोला। तुरंत मोटी आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकलने लगी। मेंग हाओ क्रॉस लेग बैठ गया। उसने कई महीनों की संचित आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। जैसे जैसे भोर करीब आई, उसने अपनी चमकती हुई आंखें खोली। उसे सफलता का अनुभव हुआ। अब वह शिखर से एक बाल की दूरी पर नहीं था, वह तीसरे स्तर के शिखर पर था। अब वह चौथे स्तर से बस एक कदम दूर था, लेकिन वह कदम आसान नहीं था। किसी व्यक्ति का साधना आधार जितना ऊंचा होता है, प्रगति करना उतना ही कठिन होता है, खासकर 5वें और 7वें स्तर तक। वे स्तर अक्सर अड़चनें पैदा करने वाले, बेहद कठिन होते थे। मेंग हाओ ने भौहें सिकोड़ी, अपने दांत पीस लिए और खुद को होल्डिंग बैग खोलने और हाल ही में अर्जित की गई सभी स्पिरिट कंडेंसेशन गोलियों को निकालने के लिए मजबूर किया। फिर उसने कॉपर मिरर की रहस्यमय क्षमता का उपयोग अपने सभी मूल्यवान स्पिरिट स्टोन्स के साथ और भी अधिक स्पिरिट कंडेंसेशन गोलियों की नकल करने के लिए किया। स्पिरिट कंडेंसेशन पिल्स का सीमित उपयोग था, लेकिन बड़ी मात्रा में लेने पर कुछ असर होता था। हालांकि हर बार जब वह इस विधि का इस्तेमाल करता तो इसकी प्रभावशीलता कम हो जाती। अगर मैंने पहले उसे अपंग नहीं बनाया तो वह कल मुझे बर्बाद कर देगा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने गोलियां अपने मुंह में डाल लीं। उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा की थोड़ी कमी थी, इसलिए जब आत्मा संघनन की गोलियों की भारी मात्रा घुल गई तो उसका शरीर कांपने लगा। उसने महसूस किया कि उसका साधना आधार बाढ़ की तरह फूट पड़ा। उसका मन गुनगुना रहा था और उसकी चेतना थोड़ी फीकी पड़ गई थी। जब चीजें स्पष्ट हो गईं, तो उसकी आंखें चमक उठीं। और फिर भी वह अभी भी क्यूई संघनन के चौथे स्तर तक नहीं पहुंचा था। उसने अपने दांत पीस लिए। कोई और विकल्प न होने पर उसने और अधिक आत्मा संघनन की गोलियां लीं और उन्हें निगल लिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार। उसका दिमाग हिंसक रूप से कंपन कर रहा था, मानो उसे अशांत लहरों ने तोड़ दिया हो। फिर एक धमाका हुआ और उसकी आंखें धुंधली हो गईं। उसके रोमछिद्रों से भारी मात्रा में गंदगी बाहर निकल आई और जैसे जैसे यह बाहर निकला, मेंग हाओ की दृष्टि धीरे धीरे साफ होती गई, उसका शरीर साफ होता गया।
करीब 1 घंटे के बाद उसकी आंखें चमकने लगी और वह पूरी तरह से शांत हो गया। क्यूई संघनन का चौथा स्तर। उसे लगा कि उसका साधना आधार एक विशाल नदी की तरह उछल रहा है। जब उसने इसे घुमाया तो यह एक गरजते हुए तूफान की तरह लग रहा था, जो आश्चर्यजनक और भयावह था। उसके चेहरे पर शांति थी। उसने अपने बैग से 5 उड़ती हुई तलवारें निकाली, जो पिछले आधे महीने की लूट थीं। वे सभी ट्रेजर पवेलियन के उत्पाद थे, मानक मुद्दे, और सभी बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। वहां कुछ और जादुई चीजें भी थीं जो उसने खरीदी थीं। उसने गहरी सांस ली, फिर अपनी आंखें बंद की और सुबह होने का इंतजार करते हुए ध्यान करने लगा। संप्रदाय में प्रवेश करने और अपनी साधना शुरू करने के बाद मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, अपने साधना आधार को बेहतर बनाने के लिए कुछ लोगों को लूटने के अलावा। लेकिन मैं बहुत से लोगों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए मेरे दिमाग में एक व्यवसाय चलाने का विचार आया। लेकिन अब मेरा व्यवसाय छीन लिया गया है और मुझे अपन करने की धमकी दी गई है। ये बात बहुत आगे बढ़ गई है। जब भोर हुई, मेंग हाओ ने अपनी आंखें खोली और अमर गुफा से बाहर निकल आया। उसने नहाया, फिर सीधे पठार की ओर चल पड़ा। अध्याय 15, निर्णायक हमला। भोर, पठार। मेंग हाओ के महीनों तक बाजबाजी करने और लुगोंग के दबंग दिनों को देखते हुए वहां बहुत कम साधक मौजूद थे, खास तौर पर इतनी सुबह। वहां सिर्फ 2 या 3 साधक ही थे जो वहां पैर मोड़कर बैठे थे। जब मेंग हाओ आया तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और उनमें से प्रत्येक ने अंदर ही अंदर आह भरी, ये सोचते हुए कि कब चीजें पहले जैसी हो जाएंगी। कुछ क्षण बाद वे आश्चर्य से देखते रह गए। मेंग हाओ पठार में नहीं गया, बल्कि बाहर ही बैठा रहा, पैर मोड़े, आंखें बंद की। वह वहीं खड़ा रहा, बिना हिले डुले। यह अजीब दृश्य देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, फिर उन्हें कुछ याद आया, जिसके बाद वे खुश होने लगे। समय बीतता गया और जल्द ही सुबह हो गई। पठार पर अधिक से अधिक लोग आने लगे और हर एक ने मेंग हाओ और उसके असामान्य व्यवहार को देखा। लोग अनुमान लगाने लगे कि क्या हो रहा है। हर कोई इतना हैरान था कि उनमें से किसी ने भी लड़ाई नहीं की। क्या ये हो सकता है कि बड़े भाई लू के शब्द वास्तव में काम कर गए? मेंग हाओ बहुत डरा हुआ है, इसलिए वह सामान बेचने की हिम्मत नहीं कर रहा है। ये होना ही चाहिए। बड़े भाई लू निम्न स्तर पर नंबर 1 शिष्य हैं। अगर वह आपको इसे हराने के लिए कहते हैं तो आपके पास इसे हराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। किसने सोचा होगा कि यह आदमी अपनी जान के लिए इतना डरा हुआ है? वह सिर्फ अपने से कमतर लोगों को धमका सकता है। देखो वह कितना घमंडी है। उसे लगता है कि सिर्फ इसलिए कि वह अपना घटिया बैनर नहीं लाया, बड़े भाई लू उसे छोड़ देंगे। उनमें से कई ऐसे थे। जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति उन्हें लूटता है तो वे शिकायत नहीं करते। लेकिन अगर कोई कमजोर और दयालु दिखने वाला व्यक्ति उनके सामान को व्यापार के जरिए ले जाता है तो वे अंतहीन शिकायत करते हैं। लू होंग काफी समय से सत्ता में था। बहुत पहले उसके पहले क्रूर हमले से लेकर आज तक, जब उसने लोगों को उसके साथ व्यापार करने के लिए मजबूर किया, हर कोई असहाय था। और फिर भी उनके पास स्थिति से निपटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वास्तव में उनमें से कई का मानना था कि वह हाल ही में थोड़ा नर्म हो गया है। मेंग हाओ बहुत लंबे समय से संप्रदाय में नहीं था और न तो बहुत शक्तिशाली था और न ही घमंडी। इसलिए भले ही उसका व्यवसाय शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन हर कोई लगातार शिकायत करता रहता था। मेंग हाओ ने उनकी सारी बातें सुनी, लेकिन उनका हाव भाव हमेशा की तरह तटस्थ रहा। बेशक सार्वजनिक क्षेत्र के बाहर ध्यान में बैठने का उनका कारण यह नहीं था कि वे प्रवेश नहीं करना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि उनका साधना आधार अब क्यूई संघनन के चौथे स्तर पर था और वे चाहकर भी प्रवेश नहीं कर सकते थे। चर्चा के बीच में पहाड़ के नीचे कोई दिखाई दिया। उसने हरा लबादा पहना हुआ था, वह लगभग 30 साल का लग रहा था और उसके चेहरे पर बहुत घमंड था। वह लू होंग था, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसने अपने हाथ पीछे की ओर बांध रखे थे। जैसे ही वह प्रकट हुआ, मेंग हाओ की आंखें खुल गईं और वे चमक उठी। सबने देखा कि वह खड़ा हुआ और अपने बैग को थपथपाया। एक छोटी सी सफेद तलवार दिखाई दी। तलवार की आभा चमक उठी, ठंडे दबाव के साथ नीचे की ओर दब गई। मेंग हाओ आगे बढ़ा और तलवार की आभा लू होंग की ओर सीधी रेखा में चली गई। जैसे ही यह हुआ, चर्चा का माहौल गर्म हो गया। मेंग हाओ के डर की कमी देखकर हर कोई हैरान था। क्या वह वाकई नंबर 1 निम्न स्तरीय शिष्य लू होंग के लिए परेशानी खड़ी करने जा रहा था? वह लू होंग से लड़ने जा रहा है। वे जल्द या बाद में लड़ने वाले थे। मेंग हाओ ने काओ यांग को घायल कर दिया और लू होंग ने उसका व्यवसाय बर्बाद कर दिया। ये लड़ाई अपरिहार्य थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेंग हाओ इस तरह से हमला करने की हिम्मत करेगा। मुझे लगता है कि वह अपनी सीमाओं को नहीं जानता है। बड़े भाई लू कई सालों से तीसरे स्तर पर हैं। मेंग हाओ निश्चित रूप से हार जाएगा। मेंग हाओ के आगे बढ़ने पर भी लू होंग की आंखें चमक उठी। उसने पहले ही योजना बना ली थी कि अगर वह आज मेंग हाओ को देखेगा तो उसका सिर काट देगा। और अब उसके प्रतिद्वंद्वी ने पहल करने की हिम्मत की थी। ये वास्तव में मददगार था। उसने नाक भान सिकोड़ी और जैसे ही वह मेंग हाओ की ओर बढ़ा, उसका शरीर इंद्रधनुष में बदल गया। उसके दाहिने हाथ ने अपने बैग को थपथपाया और एक बैंगनी रंग की उड़ती हुई तलवार दिखाई दी। जब उड़ती हुई तलवार दिखाई दी तो उसके साथ एक तीखी सीटी की आवाज भी थी और उसमें से लगभग 30 मीटर व्यास का सुनहरा बैंगनी रंग निकल रहा था। ये बड़े भाई लू की बैंगनी यांग तलवार है। हाँ, मैंने सुना है कि उसे संप्रदाय द्वारा उसकी किसी विशेष सेवा के लिए बैंगनी यांग तलवार से सम्मानित किया गया था। ये रहस्यमय रूप से तेज है। 2 लोग, एक पहाड़ की तलहटी में वे एक दूसरे पर हमला करने लगे। एक गूंजती हुई दहाड़ के बीच लू होंग के चेहरे पर भाव बदल गए और उसके मुंह से खून बहने लगा। वह कई कदम पीछे हट गया और सदमे में मेंग हाओ को घूरने लगा। क्यूई संघनन का चौथा स्तर। मेंग हाओ थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। वह भी अभी क्यूई संघनन के चौथे स्तर में प्रवेश कर चुका था और उसकी पकड़ मजबूत नहीं थी। वह इसकी पूरी शक्ति को जारी नहीं कर सकता था।
उसने एक साधारण हमला किया था जो क्रूरता से भरा था, लेकिन उसकी उड़ती तलवार पर दरारें पहले से ही दिखाई दे रही थीं। उसके प्रतिद्वंद्वी का हथियार जादुई रूप से तेज था और उसने अपने ही हथियार को क्षतिग्रस्त कर दिया था। हालांकि मिंग हाओ को लड़ाई का ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन पहाड़ों में जंगली जानवरों का शिकार करने के अपने आधे साल या उससे ज्यादा समय में उसकी प्रतिक्रिया की गति बढ़ गई थी। इसके अलावा पठार पर अपने दिनों के दौरान उसने कई लड़ाइयां देखी थीं। जब लू होंग पीछे हट गया तब भी वह अपने बैग को थपथपाते हुए आगे बढ़ा। टूटी हुई तलवार के बगल में एक और उड़ती हुई तलवार दिखाई दी। दो तलवारें एक साथ मिल गईं और लू होंग की ओर बढ़ गईं। जैसे ही वह आगे बढ़ा, मेंग हाओ की उंगलियां फड़कने लगीं और उसके चारों ओर आग की लपटें जमने लगीं। 3 कदम दूर एक ज्वाला सर्प प्रकट हुआ जो उसकी भुजा जितना मोटा था, लगभग आधा मीटर लंबा। ये हवा में मुड़ा, फिर एक दहाड़ लगाई और लू होंग की ओर बढ़ा। चौंक कर लू होंग ने अपने मुंह से खून थूका और बेचैनी से पीछे की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में गुस्सा चमक रहा था। वह जानता था कि चूंकि उसके पास कुछ जादुई वस्तुएं थीं और मेंग हाओ ने अभी अभी चौथे स्तर में प्रवेश किया था, इसलिए इस लड़ाई का नतीजा निश्चित नहीं था। लेकिन अगर वह मेंग हाओ को खत्म कर सकता है तो इससे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उसकी आंखों में हत्या का इरादा झलक रहा था। उसकी उंगलियां नाच रही थीं, जिसके बाद उसके हाथों में चमकता हुआ पानी का गोला दिखाई दिया। उसने उसे बाहर फेंका, जिसके बाद वह फट गया और अनगिनत जल बाणों में बदल गया, जो फिर ज्वाला सर्प की ओर बढ़ गए। उसकी उंगलियां फिर से हिलीं और बैंगनी यान तलवार मेंग हाओ की 2 उड़ती तलवारों से टकराए। लोहे के कुचले जाने जैसी तेज आवाज सुनाई दी। मेंग हाओ की 2 उड़ती तलवारें टुकड़ों में बिखर गईं, जिसके बाद बैंगनी यान तलवार जल तीरों का पीछा करते हुए फ्लेम सर्प की ओर बढ़ गई। एक गूंजती हुई गर्जना के साथ ज्वाला सर्प धूल के बादल में गायब हो गया। जल तीर धुंध बन गए और बैंगनी यान तलवार लू होंग के पास लौट आए। इसकी सुनहरी बैंगनी आभा उतनी चमकीली नहीं थी और इसके ब्लेड पर एक दरार दिखाई दी थी, लेकिन यह अभी भी पहले की तरह तेज थी। चौथे स्तर के क्यूई कंडेंसेशन के साथ और कोई अच्छा हथियार नहीं होने के कारण तुम्हें मारना मुश्किल नहीं होगा। तुम 5वें स्तर पर नहीं हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए तुम अपनी फ्लेम सरपेंट कला का कितनी बार इस तरह से उपयोग कर सकते हो। अपने दिल में लू होंग अपनी उड़ती तलवार के बारे में चिंतित था, लेकिन बाहर उसने एक बड़ी मुस्कान बिखेरी। उसने एक भी कदम पीछे नहीं हटाया। तुम्हारी तलवार अविश्वसनीय रूप से तेज हो सकती है, लेकिन देखते हैं कि तुम इसे कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हो। उड़ती तलवारों की बात करें तो मेरे पास कुछ और भी हैं। और क्यूई कंडेंसेशन के 5वें स्तर के लिए एल्डर सिस्टर जू ने मुझे जो भी औषधीय गोलियां दी हैं, उनके साथ मुझे तोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाया, लेकिन अंदर से मेंग हाओ बहुत घबराया हुआ था। आखिरकार यह उसकी पहली असली लड़ाई थी। उसने अपने बैग को थपथपाया और 3 और उड़ती तलवारें दिखाई दी। उन्होंने लू होंग की ओर गोली चलाई। लू होंग एक पल के लिए चिंतित दिखे, लेकिन उन्होंने ज्यादा देर तक संकोच नहीं किया। उन्होंने दहाड़ लगाई और फिर मेंग हाओ की 3 उड़ती तलवारें उनकी बैंगनी यान तलवार से टकराईं। धमाका धमाका, तीनों तलवारें टूट गईं, और फिर भी बैंगनी यान तलवार की आभा कम से कम आधी रह गई थी। इसकी सतह पर और दरारें आ गई थीं और लू होंग अविश्वसनीय रूप से चिंतित दिख रहा था। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, मेंग हाओ ने बेपरवाही से अपने बैग को एक बार फिर थपथपाया और 3 और तेज उड़ती तलवारें दिखाई दी। उसने अपना हाथ हिलाया और एक और ज्वाला सर्प अस्तित्व में आ गया। देखने वाले सभी लोग चौंक गए। मेंग हाओ, उसने बड़े भाई लू को बहुत मुश्किल में डाल दिया है। वह वास्तव में क्यूई संघनन के चौथे स्तर पर है। उसने बहुत पहले संप्रदाय में प्रवेश नहीं किया था और वह पहले से ही क्यूई संक्षेपण के चौथे स्तर पर है। वह निश्चित रूप से चौथे स्तर पर है। देखो वह बड़े भाई लू के साथ कैसे व्यवहार कर रहा है। लेकिन उसका साधना प्रशिक्षण इतनी जल्दी कैसे हो गया? बड़ी बहन जू ने उसे इतनी मदद करने के लिए क्या दिया? अरे, अगर मेरे पास ऐसा कोई होता जिस पर मैं भरोसा कर सकता, तो शायद मैं अपनी साधना में इतनी जल्दी प्रगति कर पाता। भीड़ में हलचल मच गई, उनके चेहरे शक्तिशाली ईर्ष्या से भर गए। लू होंग का चेहरा फिर से बदल गया और वह अपने दांत पीसते हुए पीछे हट गया। उसकी उंगलियां फिर से फड़कने लगी और एक और वाटर ग्लोब दिखाई दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके प्रतिद्वंद्वी के पास इतनी सारी जादुई वस्तुएं होंगी। मेंग हाओ की 3 उड़ती तलवारें और फ्लेम सर्प टूटकर बिखर गए, जिससे एक धमाके की आवाज आई। पर्पल यान तलवार की आभा अब काली हो गई थी, लेकिन लू होंग को सबसे ज्यादा झटका मेंग हाओ के भावहीन चेहरे से लगा, क्योंकि उसने अचानक 3 और उड़ती तलवारें बना ली। तीनों तलवारें टूटते ही एक और धमाका हुआ, लेकिन फिर पर्पल यान तलवार ने करुण चीख निकाली, फिर टुकड़े टुकड़े हो गई। लू होंग की आंखें चौड़ी हो गईं और वह लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर गिरा। उसके मुंह से खून की धारें निकलने लगी। उसने मेंग हाओ को घूर कर देखा। मेंग हाओ ने कोई भावना नहीं दिखाई, लेकिन अंदर से वह बहुत घबराया हुआ था। हर एक उड़ती तलवार एक स्पिरिट स्टोन के बराबर थी। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और फिर एक और फ्लेम सर्प प्रकट हुआ, जो उसके चारों ओर हवा में दहाड़ता और घूमता हुआ दिखाई दिया। ये लू होंग की ओर उड़ गया। मेंग हाओ ने पीछे हटते लू होंग की ओर इंद्रधनुष की तरह वार किया, उसके साथ ज्वाला सर्प भी था। फिर एक और उड़ती हुई तलवार दिखाई दी और एक पल में वह लू होंग से 1 मीटर दूर थी। उसकी तलवार की आभा मौत से चमक रही थी। तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया, लू होंग चिल्लाया। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके कपड़े खून से सने हुए थे। जिस दिन से वह संप्रदाय में आया था, तब से लेकर अब तक वह कभी भी इतनी बुरी स्थिति में नहीं था। उसकी आंखें जल रही थीं। एक गुर्राहट के साथ उसने अपना लबादा फाड़ दिया, जिससे उसकी गर्दन से लटकी हुई एक जेडाइट बोतल लौकी दिखाई दी। उसने उसमें अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा डाल दी। जेडाइट लौकी चमकने लगी और हवा में एक मधुर ध्वनि भर गई।
लू होंग के सामने हवा में एक बहुत बड़ी लौकी की छवि उभरी, जो उसकी गर्दन से लटकी लौकी से कई गुना बड़ी थी। यह एक व्यक्ति के आकार का लगभग आधा था। दरअसल लू होंग का साधना आधार इतना मजबूत नहीं था कि वह बोतल के मैदान को पूरी तरह सक्रिय कर सके। टिमटिमाती छवि ऐसा लग रहा था मानो किसी भी क्षण गायब हो सकती है। इससे पहले कि वह पूरी तरह से घुल मिल पाती, लू होंग ने एक और खून थूका और फिर से पीछे की ओर चला गया। उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। और फिर भी वह मेंग हाओ को उन्मादी, जानलेवा गुस्से से घूर रहा था। हालांकि लौकी पूरी नहीं थी, लेकिन अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा के दबाव ने मेंग हाओ के चेहरे पर अचानक से बदलाव ला दिया। फिर भ्रामक लौकी ने एक जोरदार गर्जना की और उसके मुंह से एक मोटी, हरी किरण निकली जो ज्वाला सर्प से टकराकर मेंग हाओ को डुबो गई। यह एक जादुई वस्तु है जो मुझे बड़े भाई वांग तेंग फेई ने दी है। इसका उपयोग तब किया जा सकता है जब कोई क्यूई संघनन के चौथे स्तर पर पहुंच जाता है। लेकिन तुम सिर्फ मरना चाहते हो, मेंग हाओ, इसलिए तुमने मुझे इसे जल्दी इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया और मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ी। इस बार तुम निश्चित रूप से मर चुके हो। लू होंग ने जोरदार हंसी निकाली और फिर भी हंसी उसके मुंह से नहीं निकल पाई। उसे ऐसा झटका लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। वह आश्चर्य से देखता रहा। हरी किरण मेंग हाओ से टकराए और उसे करीब 10 मीटर पीछे धकेल दिया। हालांकि इसे मेंग हाओ के शरीर के चारों ओर एक गुलाबी ढाल ने रोक दिया। जब हरी किरण गायब हो गई तो गुलाबी ढाल भी गायब हो गई। ये सिकुड़कर एक गुलाबी जेड पेंडेंट में बदल गई जिसे मेंग हाओ ने अपने हाथ में पकड़ रखा था। इसकी सतह पर दरारें पड़ गई थीं। उसने जेड पेंडेंट को पकड़ लिया। उसकी पीठ से ठंडा पसीना टपक रहा था। उसके दिल में डर समाया हुआ था। अगर उसने जेड पेंडेंट नहीं निकाला होता जो बड़ी बहन जू ने उसे दिया था, तो वह लौकी की भयानक शक्ति से नष्ट हो जाता। वह कौन सी जादुई चीज है? मेंग हाओ ने लू होंग के गले में लटकी जेडाइट लौकी की बोतल को देखा, जो स्पष्ट रूप से गंभीर रूप से घायल था। वह आगे बढ़ा और लौकी की बोतल छीन ली, तुरंत उसे अपने बैग में रख लिया। यह मुझे बड़े भाई वांग तेंग फेई ने दिया था। अगर तुमने इसे चुराने की हिम्मत की तो तुम्हें उसके क्रोध का सामना करना पड़ेगा। लू होंग का चेहरा उतर गया और वह कांपने लगा। वह आश्चर्य से भर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि लौकी इस प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ अप्रभावी होगी। संप्रदाय के नियम कहते हैं कि अगर तुम कोई चीज अपने हाथ में लेते हो तो वह तुम्हारी हो जाती है, मेंग हाओ ने कहा। वह एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि लौकी बहुत शक्तिशाली है। वह उसे वापस नहीं देगा। दुश्मनी पैदा हो गई थी जिसे कम करना मुश्किल होगा। अपने दिल में नफरत भरकर उसने लू होंग को ठंडी निगाहों से देखा। लू होंग ने कहा, यह सार्वजनिक क्षेत्र नहीं है। उसकी आंखें निराशा और भय से भरी हुई थीं। अपनी आवाज ऊंची करके ताकि सभी सुन सकें, उसने कहा, यदि आप मुझे मारने की हिम्मत करते हैं तो यह संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन होगा। मैं, मेंग हाओ, संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन नहीं करूंगा। हालांकि तुमने कल कहा था कि तुम मेरे साधना आधार को अपंग कर दोगे, इसलिए आज मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करूंगा। पूरी तरह से शांत दिखते हुए उसने अपना हाथ उठाया और लू होंग के डेंटियन के क्यूई मार्गों में एक उड़ती हुई तलवार भेजी, जिससे उसका साधना आधार नष्ट हो गया। फिर वह लू होंग की दयनीय चीखों के बीच खड़ा हो गया, जिससे पूरे पठार में भय और खौफ फैल गया।